गांव में भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं पर उन्हें अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि उन्हें भी अपने बढ़ते हुए देखा होगा कि अच्छा एजुकेशन माने शहर, अच्छा एजुकेशन माने कोई शहर का स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, राइट। ये मौका गांव के बच्चों को नहीं मिलता है। अच्छा, पहले से नहीं सोचा था मैंने कि मुझे यूएस जाना है। वो तो जब आप आईटी में गए, देखा आपने आपके कलीग जा रहे हैं और आपको लगा कि यार जो जैसे मेरा हमेशा से थॉट था कि मैं हमेशा कुछ करना चाहता हूँ, बढ़िया नौकरी करूंगा, काम करूंगा, पैसे बचाऊंगा और फिर अपना कुछ करूंगा। तो वो इतना देख चुका था इंडिया में नहीं होने वाला है, जहाँ जो हम कमाते थे वो खर्च भी हो जाता था अपनी जरूरतों में, हार्डली मतलब नेग्लिजिबल सेविंग थी। तो वो ये समझ में आ गया था कि यूएस जाकर आप कुछ बचा कर ला सकते हैं तो अपना कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, मैं छोटी जगह में पला बड़ा हूँ, तो मेरा एक गांव और रूरल सेक्टर से एक अटैचमेंट है, फार्मर से मेरा एक अटैचमेंट है। मैं उन्हें हमेशा तरक्की करते हुए या समृद्ध होते हुए देखना चाहता हूँ। ये मेरा मानना है कि आज तक जो भी बेनिफिट या जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो पहले शहर में होता है। लेकिन किसान की हजारों रिस्क है। इनफैक्ट सबसे रिस्कियस्ट बिजनेस किसान करता है। वेदर का ठिकाना नहीं, बारिश का ठिकाना नहीं, ओलावृष्टि का ठिकाना नहीं, धूप का ठिकाना नहीं, किसी चीज का ठिकाना नहीं। उसकी फसल तो ओपन खेत में है, राइट, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप उसकी वो एक किसी के पास 2 एकड़ जमीन है और आपने उसकी 1/8 रिस्क आपने ले ली, भाई मुझे ये 4-10 चीजें दे देना, ये तुम्हारी इतने, मैं आपको तो आप 2 एकड़ में इतना कमाते हो, ये मैंने इतने पैसे मैं दूंगा आपको, करेगा क्यों नहीं करेगा। Hi, this is Indranil and welcome back to our channel, The Spotlight Beyond Profession. Today we'll be having podcast with Mr. Yogesh Sahu. Mr. Yogesh Sahu is the founder of GCOM India. So what is GCOM India? What GCOM India is doing and what are his aspirations with GCOM India? We'll try to understand in this podcast. So my sincere request will be, please watch the entire podcast so that you can have a lot of insightful ideas and lot of insights and experiences of Mr. Yogesh Sahu कि उन्होंने GCOM को कैसे establish किए हैं and what will be his next mission with GCOM. So please watch the entire podcast with us. First of all, welcome to our channel, The Spotlight Beyond Profession, and thank you very, very much for giving us your time, sir. The name of the channel is The Spotlight Beyond Profession because you are obviously under the spotlight. And Beyond Profession means इस पूरे podcast में we'll be try to understand more about you and your journey rather than about your company and company name. Because of your company name, a lot of people must be knowing you. But your journey is more important for us, and that is the reason you are under this spotlight today. So again, thank you very much for joining us, sir. And welcome to the show, the podcast, The Spotlight Beyond Profession. Before we get into the deep dive into it, 2 disclaimer है मेरी तरफ से. First disclaimer is that my name is Indranil, so I'm a Bengali. So whenever I'll start speaking in Hindi, you can laugh at me, I don't mind. And secondly, in this entire podcast, if you don't want to answer anything, if I will ask you something, then you just can say, no, I don't want to answer. There is nothing like avoiding. Because हम जो ये पॉडकास्ट करते हैं, it is completely unscripted, uncensored and unfiltered. So we will try to understand more about you, which is genuine. There is nothing like diplomatically correct you need to be, right? So sir, हम GCOM के बारे में तो थोड़ा सा जानेंगे और जानते भी हैं, but before we enter into that, please let us get through about your initial journey कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई है और कैसे आप इस बिजनेस में एंटर किए एंड व्हाई दिस सेक्टर यू हैव चोजन. सो थोड़ा सा अपने बेस के बारे में हमें बताएं. जी, थैंक यू. सबसे पहले तो धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि ये मौका आपने दिया लोगों से जुड़ने का. दूसरा, आपकी हिंदी में आप बोल रहे हैं ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो वो एक अच्छी बात है. हमें इनफैक्ट अलग अलग डायलेक्ट सुनने में अच्छा लगता है. तो बंगाली डायलेक्ट एक बड़ा उसमें रसगुल्ला वाला फीलिंग होता है अपना फन होता है. और मैं अपने बारे में बताता हूँ. मेरा नाम योगेश है, मैं GCOM इंडिया का फाउंडर हूँ. मैं बड़े हम्बल बैकग्राउंड से हूँ. मेरे पिता शिक्षक थे, मॉम होम मेकर थी. हम 3 भाई हैं, जो बड़े भैया अब रहे नहीं. जो सबसे बेस्ट काम हमारे पिता ने किया, उन्होंने एजुकेशन में फोकस किया और हमें पढ़ाया, एक अच्छी एजुकेशन दी. इनफैक्ट हम एक छोटे से गांव से हैं, रिमोट गांव, जहाँ पापा की ड्यूटी थी. वहाँ पे बरसात में
बसें नहीं चलती थी, तो आपको पक्की सड़क पे 11 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, बैलगाड़ी से जाना होता था। सो पापा का फोकस हमेशा एजुकेशन पे रहा, तो जैसे उन्होंने भैया को भेज दिया था हमारे नाना नानी के पास पढ़ने के लिए, मुझे नवोदय भेज दिया। उसमें भी थोड़ा सा स्ट्रगल था कि बच्चा कहाँ जाएगा, हॉस्टल में रहेगा। सो मैं नवोदय में सिलेक्ट तो हो गया, पर वो भेज नहीं रहे थे। सो फिर मैंने प्रोटेस्ट किया कि जब सिलेक्शन हुआ तो भेज क्यों नहीं रहे। तो फिर उन्होंने इस मन से भेजा था कि 7 दिन रहेगा, खुद ही लौट के आ जाएगा, तो भेज देते हैं। फिर वो 7 दिन 7 साल हो गए, पता ही नहीं लगा। सो मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ा हूँ। नवोदय विद्यालय एक हर जिले में एक होता है, जिसके लिए 5th के बाद एंट्रेंस एग्जाम होता है, और अगर आप वो क्लियर करते हैं तो आप वहाँ पे एक रेजिडेंशियल सेटअप में अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे इसका जो उद्देश्य था वो बहुत अच्छा था कि गांव में भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं, पर उन्हें अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता है। क्योंकि आपने भी अपने बढ़ते हुए देखा होगा कि अच्छा एजुकेशन माने शहर, अच्छा एजुकेशन माने कोई शहर का स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, राइट। तो ये मौका गांव के बच्चों को नहीं मिलता है। सो वो मौका उनको भी मिल सके, एक अच्छा एजुकेशन मिल सके, उस नियत से जो ये नवोदय विद्यालय बनाए गए, मेरे लिए तो ब्लेसिंग्स थी, और मेरे जैसे हजारों लोगों के लिए वो ब्लेसिंग्स हैं। सो मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ, मैं वहाँ गया। 6 से 12th की पढ़ाई मैंने वहीं से करी। कौन से शहर में है ये? ये हर जिले में एक गांव में होता है, शहर में नहीं होता है। तो आप कहाँ पे पढ़े? मैं सिवनी जिले में, सिवनी जिले का नवोदय कानीवाड़ा नाम के गांव में है। ओके। तो मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कानीवाड़ा से पढ़ा हुआ हूँ। और वहाँ पढ़ने से सबसे बड़ी चीज जो होती है, आप आत्मनिर्भर होते हैं। पापा शिक्षक थे, तो मेरा एडमिशन जल्दी हो गया था। तो मैं 5वीं पास तो कर गया था, बट आई थिंक स्टिल मैं 10 का नहीं हुआ था, राइट। सो आप उस 9.5-10 साल की उम्र से जब आप बाहर रहते हैं, 7 सालों तक रहते हैं, सो कहीं ना कहीं आप आत्मनिर्भर बन जाते हैं। सो उसका मेरे जीवन में प्रभाव पड़ा। और मैं हमेशा से कुछ करना चाहता था। संसाधन थे नहीं, पापा शिक्षक थे। तो नवोदय में आप कितने साल थे वहाँ पे? 6 से 12, 7 साल तक। 6 से 12 तक आप वहाँ पे थे? मैं जी जी जी, मेरी मतलब मिडिल एंड हायर एजुकेशन वहीं पे हुआ, हायर सेकेंडरी। सो मैं ग्रेजुएशन तक छोटे गांव या टाउन्स में ही रहा हूँ। सो हमने किसानों का तकलीफ और गांव वालों की तकलीफ बहुत क्लोज से देखी थी। हमेशा से उनके लिए कुछ करना चाहता था, वो फीलिंग हमेशा से थी। लेकिन कुछ करने के लिए आपको एक संसाधन चाहिए, एक कैपिटल चाहिए, राइट। वो नहीं था। सो पढ़ते गए, बढ़ते गए, मन में तो हमेशा था कि कुछ करना है। तो मैं नौकरी इसी नियत से करता था। क्योंकि उस समय, जिस समय की हम अभी बात कर रहे हैं, उस समय में कैरियर ऑप्शन 2 ही हुआ करता था, या तो डॉक्टर बन जाओ, नहीं तो इंजीनियर बन जाओ जी। और उस समय कुछ अलग कुछ करना मतलब बगावत हो गया फैमिली के लिए। हम भी उसी जर्नी वाले थे। मैं डॉक्टर बनना चाहता था। मैंने अच्छा। पीएमटी के लिए ड्रॉप किया। ओके। 12th के बाद पहले साल नहीं हुआ, उसी बीच में वो जो एक्सीडेंट हो गया, बड़े भैया नहीं रहे, तो थोड़ा सा मन भी डिस्टर्ब था। तो जो मैंने सेकेंड ईयर ड्रॉप लिया था, सेकेंड ईयर ड्रॉप में ये समझ में आ गया था कि इस साल भी नहीं होगा। ओके। अपनी तैयारी अपने को पता थी। सो मैंने बीए का फॉर्म भर दिया। 1 जनवरी के आसपास फॉर्म निकलते हैं, अप्रैल में परीक्षा होती है। सो मैंने बीए का फॉर्म भर दिया। इस तरह से मेरा बीए हो गया। सो 12th बायो है, फिर ग्रेजुएशन बीए है। फिर मैं जैसे बताया, हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहता था। मैं क्या, हर वो जो मिडिल क्लास से आता है, वो कुछ करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता है। यस, ट्रू। आगे बढ़ना चाहता है। ट्रू। सो कुछ वहाँ पे बिजनेस ऑप्शंस भी तलाशे जा रहे थे, हम तलाश रहे थे। कुछ बातें हो रही थी कि कुछ काम स्टार्ट करें, कुछ शॉप वगैरह है, जो भी है। साथ में मैं पैरेलली कुछ करने की आदत है। सो अगर आपको कंप्यूटर्स में जाना है तो मोस्टली ज़रूरत होती है, मैथमेटिक्स होना चाहिए 12th का, या फिर बीएससी होना चाहिए। इस तरह के उनकी जो प्री रिक्विजिट होती है, जो एडवर्टीजमेंट निकलता है सिलेक्शन का। पर एक डिग्री थी एमसीएम, जो देवी यूनिवर्सिटी इंदौर में, उसमें क्वालिफिकेशन था एनी ग्रेजुएशन। ओके। वो इकलौती मेरे रडार में थी, और भी होंगी, लेकिन मेरे रडार में वही थी। सो मैंने उसका फॉर्म भर दिया, वहाँ पे सिलेक्शन हो गया मेरा। सो मैंने एमसीएम कर लिया। एमसीएम कर लिए तो फिर ये राह पकड़ ली। तो एमसीएम का बेसिक मॉड्यूल क्या होता है, क्या पढ़ाया जाता है एमसीएम? बेसिकली ये आईटी डिग्री ही है विथ मैनेजमेंट ओरिएंटेशन है। तो हमारे 4 सेमेस्टर थे, प्राइमरी आईटी सब्जेक्ट थे।
पर हर सेमेस्टर में एक मैनेजमेंट का मॉड्यूल या एक मैनेजमेंट का कोर्स होता है, और ये कोर्स बड़ी यूजफुल है, मतलब टू द पॉइंट है। अगर आप लाइफ में कुछ करते हो तो उन 4 चीज़ों की आपको ज़रूरत है, तो उन्होंने वो 4 चीज़ें एक एक सेमेस्टर में डाल दी हैं। एक था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एक था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, और एक और मुझे याद नहीं आ रहा है। सो बट दैट वाज वेरी यूजफुल। सो वो एक डिग्री हो गई हमारा। मैं लकीली अच्छे कॉलेज से पढ़ा हूँ, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। और ये कौन से साल में आपने कंप्लीट किया? ये 2000 से 2002। ओके। वहाँ पे 15-20 कंपनियां भी आती थी, पर वो 9/11 हो गया। अच्छा। 9/11 हो गया, तो मुझे याद है हमारे कैंपस के समय 3 ही कंपनी आई थी, एंड आई हैव नेवर बीन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। इनफैक्ट जो कंपनियां क्राइटेरिया नहीं रखती थी, उन्होंने क्राइटेरिया रख दिया 60% वाला। तो मेरे ग्रेजुएशन में 60% नहीं है, सो मैं वहाँ भी नहीं बैठ पाया। पर इस तरह फिर वो स्ट्रगल रहा। मैंने एक कंप्यूटर टीचर की तरह काम किया एक स्कूल में। फिर मैंने गुड़गांव चला गया, वहाँ पे कॉल सेंटर में कस्टमर रिलेशनशिप वाला काम किया। फिर मैं हमेशा से ERP SAP, मुझे कहीं ना कहीं ERP सिस्टम्स अट्रैक्टेड मी। ERP हमारा एक सब्जेक्ट भी था कि कोई भी चीज़ हो, अगर आप किसी सिस्टम में, अगर वो वेल डिजाइंड है या चीज़ें राइटली इंटीग्रेटेड हैं, सो वो दैट इज द राइट स्टेट ऑफ समथिंग, एन एंटिटी, राइट। सो फिर मैंने वहाँ पे पढ़ाई करके ERP में जाने की कोशिश करी, और फाइनली मैं चला भी गया। सो आई बिकेम अ SAP कंसल्टेंट। फिर मैंने इंडिया में काम किया 2-2.5 साल, आई थिंक 2005 से 7 तक। फिर मुझे US जाने की अपॉर्चुनिटी मिली, मैं US चला गया। 10.5 साल मैंने US में काम किया। 2007 के बाद? हाँ, आई थिंक मैं 2007 अक्टूबर में गया था US। बिकॉज 2008 में वाज द बिगेस्ट रिसेशन वाज। हाँ, वो लेमन ब्रदर्स वहाँ हुआ था जब मैं ऑलरेडी US में था। यस। हाँ, वो वहाँ पे हुआ था। ओके। सो वो देखा है। 9/11 भी देखा, वो भी देखा। बहुत सारे जॉब गए उस समय। लकीली हमारा प्रोजेक्ट अच्छा था, हम सब प्रोडक्टिव थे, और हमारी जरूरत थी वहाँ पे, तो हमारे साथ ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो आपका US का सफर यहाँ से कैसे तय हुआ, मतलब कैसे आप पहुंचे US तक? US ऐसे पहुंचे कि SAP एक अच्छा स्किल सेट है। यस। उसकी डिमांड है। यस। सो मैं SAP कंसल्टेंट बन गया। अच्छा काम था, आई थिंक कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की नज़रों में रहा होगा। और फिर जब एक अपॉर्चुनिटी आई, मैं ऑलरेडी प्रोजेक्ट में काम करता था। आइडियली मुझे किसी क्लाइंट की बात नहीं करनी चाहिए। सो मैं एक प्रोजेक्ट में काम करता था। उस क्लाइंट ने, वो डेलावेयर का क्लाइंट था, और उन्होंने एक मेरीलैंड के क्लाइंट को एक्वायर किया। एक फार्मा कंपनी ने दूसरी लाइफ साइंस की कंपनी को एक्वायर किया। सो फिर उनका भी प्रोजेक्ट हमारे कॉग्निजेंट के पास ही आया। सो फिर जो मेरीलैंड में बोले आप टेक्निकल आप देखिए, तो मुझे यहाँ से वहाँ भेजा गया। मैं ऑलरेडी उस डेलावेयर के क्लाइंट के लिए काम कर रहा था। ओके। तो वहाँ पे सिनर्जीज भी उन्हें लगा कि रहेगी, एक पेरेंट कंपनी और कंपनी जो एक्वायर की गई है, और जो सपोर्ट स्टाफ है जो ऑलरेडी हम लोग टीम मेंबर थे ही। सो जो भी मैनेजमेंट का डिसीजन था, वहाँ नहीं जाता तो कहीं और जाता। वो तो मेरा वीज़ा हो चुका था। इनफैक्ट लोग वीज़ा होने के बाद थोड़ी जल्दी चले जाते हैं, मैं वीज़ा होने के साल भर बाद गया हूँ, ऐसा कुछ है। हाँ, मतलब दे टुक देयर ओन टाइम, आई टुक माई ओन टाइम, इन द सेंस कि मुझे जाना तो था। क्योंकि अच्छा, पहले से नहीं सोचा था मैंने कि मुझे US जाना है। वो तो जब आप IT में गए, देखा आपने आपके कलीग्स जा रहे हैं, और आपको लगा कि यार, जो जैसे मेरा हमेशा से थॉट था कि मैं हमेशा कुछ करना चाहता हूँ, और बढ़िया नौकरी करूँगा, काम करूँगा, पैसे बचाऊँगा, और फिर अपना कुछ करूँगा। तो वो इतना देख चुका था, इंडिया में नहीं होने वाला है। यहाँ जो हम कमाते थे वो खर्च भी हो जाता था अपनी ज़रूरतों में, हार्डली, तो मतलब नेग्लिजिबल सेविंग थी। तो वो ये समझ में आ गया था कि US जाकर आप कुछ बचा कर ला सकते हैं, तो अपना कुछ कर सकते हैं। तो मैं इनफैक्ट गया था भी तो इसी सोच के साथ गया था कि 6 साल रहूंगा, क्योंकि H1B में लोग 6 साल ही रह पाते हैं। फिर अच्छा, ज़्यादातर लोग ग्रीन कार्ड के लिए जाते से ही अप्लाई कर देते हैं 6 महीने साल भर में, जब भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन उनको अलाउ करता है। मैंने 5.5 साल होने के बाद अप्लाई किया था, क्योंकि वहाँ रुकने का कुछ प्लान ही नहीं था। पर हर बार जब हम इंडिया आते थे, यहाँ देखते थे कि हर चीज़ महंगी हो गई है, खासकर प्रॉपर्टी बहुत महंगी होते जा रही थी। तो आपको कुछ भी करना है तो एक प्रॉपर्टी तो चाहिए ना, एक प्लॉट तो चाहिए, एक जगह तो चाहिए ना कुछ करने के लिए। सो हमेशा वो रीच के बाहर लगती थी।
तो इस तरह से रुकते रुकते 10.5 साल में रुक गया वहां पे। फाइनली जब एक समय आया, जब लगा कि अब नहीं तो कब नहीं कभी नहीं तो फिर आ गया। तो आप किस साल में वापस आए? मैं अप्रैल 2018 में आया। अप्रैल 2018। ओके। एग्जैक्टली 2 अप्रैल को वी लैंडेड इन बैंगलोर। सो व्हाट वाज द पर्पस ऑफ कमिंग बैक? टू स्टार्ट समथिंग न्यू, और हाँ। कुछ प्रोजेक्ट में ही आप आए थे यहाँ पे? नहीं, मैं आ गया था कि मुझे अपना करना है। ओके। मैं 2 अप्रैल को लैंड किया बैंगलोर में। 5-7 दिन बाद मैं ट्रेवल पे निकल गया। पहले पेरेंट्स के यहाँ गया, फिर इंदौर आ गया। इंदौर में 5-7 दिन रहा, समझा कि मैं यहाँ कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि इंदौर लास्ट टाइम आई वाज इन 2003 या 4 में आया था मैं। तो 15 साल के गैप में आप इंदौर आए? हाँ, देखने के लिए कि भाई मुझे यहाँ टैलेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं यहाँ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि बड़ी सिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बड़ी सिटी में रहना नहीं चाहता था, मतलब टायर 1 सिटी में मैं नहीं रहना चाहता था, क्योंकि मेरा पर्सनली मानना है टाइम दैट यू वेस्ट इन ट्रेवलिंग इज अ वेस्ट ऑफ लाइफ। ये मेरा पर्सनली मानना है। और बेंगलोर को देखा था, बेंगलोर में रह के मैंने काम किया था कि आपको हो सकता है कि 2 किलोमीटर जाने में आपको कभी कभी 40 मिनट भी लग सकता है। हाँ, बिल्कुल लग सकता है। सो एक माराथली चौराहा था जिसमें कभी कभी 1 घंटे, मतलब ऑफिस की बस फंसी रहती थी 1 घंटे। सो मुझे टायर 1 सिटी में रहना नहीं था, टायर 2 सिटी मेरा फेवरेट है, तो इंदौर ऑफ कोर्स मेरा फेवरेट था। तो व्हाई यू हैव चोजन इंदौर? मैं यहाँ पढ़ा हूँ ना। अच्छा। यहाँ पढ़ा हूँ, थोड़ा बहुत फैमिलियर था, और कुछ दोस्त भी यहाँ थे। ओके। पुराने दोस्त कॉलेज के, सो वो भी थे, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ कंफर्टेबल है, वो फीलिंग आई। इंदौर एजुकेशन हब भी है कि अगर आप अपने बच्चों के लिए सोचें। तो जब आप आए थे तब इंदौर एजुकेशन हब बन चुका था? वो या तो उस समय से था, जब हम पढ़ रहे थे तब था। ओके। जब हम पढ़ रहे थे इंदौर में एजुकेशन हब था। फॉर द एमपी? एमपी नहीं, यहाँ हमारे साथ हमारे हॉस्टल्स में बाहर के बच्चे रहे हैं, यूपी के, बिहार के, दिल्ली के। ओके। हाँ, रहे हैं यहाँ पे। उस समय भी एजुकेशन हब था, दूर दूर से लोग आते थे। अब तो और बड़ा बन गया है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि एजुकेशन हब है एक, और इंदौर एक साफ सिटी है, मेरे लिए बहुत मायने रखता है, हाइजीन, साफ सफाई। सो उस समय तक इंदौर को 1 या 2 अवार्ड मिल चुके थे क्लीनेस्ट सिटी का। सो सारे पैरामीटर्स इंदौर के फेवर में थे, तो मैं इसलिए इंदौर आया। नाउ हाउ यू स्टार्टेड GCOM and why you had chosen this Agritech? सो जब ये मन बना कि अब कुछ करना है और मैंने डिसीजन लिया कि मुझे आना है, वहां से मैंने रैपअप चालू कर दिया। घर बेचना, कारें बेचना, जो भी था, मतलब एसेट्स को सेल आउट करना, जो भी आप घर में कई सारी चीजें होती हैं, है ना। सो उस समय मैंने जैसे कि मैंने कहा, मैं छोटी जगह में पला बड़ा हूँ, तो मेरा एक गांव रूरल सेक्टर से एक अटैचमेंट है, फार्मर से मेरा एक अटैचमेंट है। मैं उन्हें हमेशा तरक्की करते हुए या समृद्ध होते हुए देखना चाहता हूँ। ये मेरा मानना है कि आज तक जो भी बेनिफिट या जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, पहले शहर में होता है। यस। पहले उस जगह में होता है जहाँ पे कि जरूरत तो खैर इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में हर जगह है, पर पहले शहर में ही होता है, चाहे टेक्नोलॉजी का बेनिफिट हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे कोई भी चीज हो। गांव हमेशा बाद में आते हैं और पीछे रह जाते हैं। सो मेरा ये मानना था कि कुछ उनके लिए किया जाए। सो मेरी ये सोच समझ थी कि टेक्नोलॉजी का फायदा, डिजिटल इंडिया का फायदा शहरों को, अर्बन कस्टमर्स को, अर्बन ट्रेडर्स को, अर्बन बायर्स को बहुत मिला है। फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, अमेजोन है, बहुत कुछ है, पर किसानों को और गाँवों को टेक्नोलॉजी का और डिजिटल इंडिया का फायदा उतना नहीं मिला है। ये मेरी समझ थी। ओके। और ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। मैंने अपनी आंखों से पिछले 6 सालों में टेक्नोलॉजी का बेनिफिट्स गाँव तक, किसानों तक पहुंचते हुए और बढ़ते हुए देखा है। ट्रू। टेक्नोलॉजी का जो डेप्थ है या रीच है, वो बढ़ते हुए देखा है। सो हमने डिसाइड किया हमें एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म बनाना है जो सिर्फ किसानों के लिए होगा और गाँवों के लिए होगा। जब मैं फेयर्स में जाता हूँ, किसानों से मिलता हूँ या GCOM का परिचय किसी को देता हूँ, लोग अपना अपना इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। GCOM का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ GCOM? जी, मैं वही बता रहा हूँ कि GCOM is a ready to use self-driven platform for farmers, okay, where they can set up digital presence or their online shop, market their products and connect with buyers. मतलब एक हमने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि जहाँ किसान खुद कर सकता है, सेल्फ ड्रिवन है, उसे GCOM की भी जरूरत नहीं है। आप जाइए, अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करिए, पोस्ट करिए,
ऑनलाइन शॉप बनाइए, मार्केटिंग के फीचर्स हैं, उन मार्केटिंग के फीचर्स को यूज करके अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करिए और बायर्स ढूंढिए और अपने प्रोडक्ट को बेचिए। सो मेरा देखिए, मेरी ये समझ है कि किसानों का दायरा सीमित होता है लोकल मंडी या लोकल ट्रेडर्स तक। सो किसानों का दायरा, हमारी छोटी सी कोशिश है कि किसानों का दायरा बढ़कर अर्बन कस्टमर, टैक्स, अर्बन ट्रेडर्स, प्रोसेसर्स, बायर्स और इंडस्ट्री तक पहुंचे। उनका जो दायरा एकदम सीमित है, लोकल मंडी लोकल ट्रेडर्स, वह दायरा बढ़ के बढ़े। सो आप बताइए कौन सी कंपनी नहीं है जो टीवी में या एडवर्टीजमेंट नहीं करती है, रेडियो में एडवर्टीजमेंट नहीं करती, राइट? महेंद्र सिंह धोनी, अमिताभ बच्चन, किस प्रोडक्ट का वो लोग फेस नहीं है। सो किसान यही नहीं करता है, किसान अपने प्रोडक्ट के लिए मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है, लेकिन वह मार्केटिंग नहीं करता। तो हमारी छोटी सी हम्बल कोशिश है किसान को मार्केटिंग सिखाने की, कि आप भी दुनिया को बताइए कि आपके पास क्या है। मेरा ये मानना है कि जब लोगों को पता लगेगा कि आपके पास, किस किसान के पास, किस गांव में कौन सा प्रोडक्ट है, किस क्वालिटी का है, वो कितने में बेचना चाहता है, तो आएगा उसके पास, बाहर आएगा, टाइम लगेगा। इट्स अ बिहेवियर चेंज। व्हाट वी आर डूइंग इज अ बिहेवियर चेंज, एंड बिहेवियर चेंज इज ऑलवेज कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। आज जीकॉम बहुत बड़ा नाम नहीं बन पाया, उसकी यही वजह है। किसान की आज भी आदत है लोकल मंडी लोकल ट्रेडर तक जाने की, बायर की आज भी आदत है मॉल, मार्ट, किराना शॉप या फिर अमेजोन या फ्लिपकार्ट में जाने की। अभी उसको भी डायरेक्ट किसान से लेने की आदत नहीं है। सो हमने जीकॉम में एक ऐसा बना बनाया सिस्टम दिया है। देखिए, आप इसको इस तरह से समझिए, सबसे सिंपल मैं एग्जांपल दूंगा कि किसान दूध बेचता है, घर घर में जाके दूध बेचता है, राइट? और ये कोई नई बात नहीं है, 100 सालों से हो रहा है। सो किसान दूध बेचता है, पर वही किसान फल और सब्जी क्यों नहीं बेचता? कभी आपने सोचा होगा कि वही किसान फल और सब्जी क्यों नहीं बेचता? क्योंकि दूध में 3 चीजें निश्चित होती हैं। एक क्वांटिटी, 1 लीटर 2 लीटर लोग लेते हैं। दूसरा फ्रीक्वेंसी, रोज चाहिए। और तीसरा कस्टमर्स, वो 10-20 घरों में देता है। अब वही किसान जो दूध पैदा कर रहा है, वह सब्जी भाजी या कोई अनाज क्यों नहीं बेचता है? क्योंकि उसमें निश्चित नहीं होता है। हर किसी की ईटिंग हैबिट्स अलग है, हर किसी की स्वाद अलग है। सो वह किसान नहीं बेच पाता, वो कितना लेकर जाए? तो हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जीकॉम इंडिया में, ऐप में आप जाकर देखिए, जहां किसान जाए, अपनी डिजिटल शॉप सेट करे, उसका एक यूनिक आईडी जनरेट हो जाता है, उसमें उसके प्रोडक्ट लिस्टेड दिखते हैं और वह मार्केट करेगी, मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मेरा सेलर आईडी है IN जो भी 3957। आप जाइए जीकॉम में IN 3957 सर्च करिए और आप जो ऑर्डर करिए मैं कल सुबह 8 बजे पहुंचा दूंगा। तो आप ये हमने बना बनाया सिस्टम दिया है कि किसान खुद करते हैं, खुद कर सकते हैं। तो ये हमारे ऐप में हमने ये फैसिलिटी दी है। किसान, FPO, FPC, ये फार्मर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, FPO, FPC, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये बहुत सारे फार्मर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनको अपना ऐप या अपना वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है। अब मेरा इसमें एक छोटा सा सवाल है जी कि आज की तारीख में जब हम शहरों की बात करें, तो आज की तारीख में बहुत सारे महिलाएं हैं, बहुत सारे हाउसवाइफ्स हैं जो अपनी प्रोडक्ट्स या अपनी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट अमेजोन या फ्लिपकार्ट में सेल करते हैं जी। बट लिस्टिंग इन अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट फॉर एन अर्बन इंडिविजुअल इज स्टिल ए चैलेंज। आई नो। तो जब ये अर्बन वाले को ये चैलेंज फेस करने को आता है, तब आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गांव के किसान अपनी प्रोडक्ट आपके ऐप में जाके खुद भी लिस्ट कर लेगा और उसकी मार्केटिंग भी करेंगे एंड देन सेल भी करेंगे और उसको ट्रैक भी करेंगे? देखिए, कहते हैं कहीं ना कहीं कुछ करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, कहीं कुछ पहुंचना है आपको। तो एक कहावत भी है, स्वर्ग जाना है तो उसके लिए मरना पड़ेगा, राइट? सो अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप किसान हैं कि मैं हूं या आप हैं या कोई भी हो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं क्या कर सकता था? क्या मैं हर किसान के घर पे जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। क्या मैं हर गांव तक पहुंच सकता हूँ? मैं नहीं पहुंच सकता। मैंने आपको एक टूल बना कर दिया जो फ्री है। मैं इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ कि किसान के पास टाइम नहीं है। बहुत आज किसान व्हाट्सएप यूज कर रहा है,
फेसबुक यूज कर रहा है, यूट्यूब यूज कर रहा है। तो मैं उनको यही कह रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी सेवी हैं, आप यूज करते हैं, तो 15 मिनट उस प्रोडक्ट के लिए निकालिए जो प्रोडक्ट आपने मेहनत से उगाया है, खून पसीने से उगाया है, और उस प्रोडक्ट को जाके पोस्ट करिए, लिस्ट करिए कि, और कहीं तो लिस्ट करिए, जीकॉम में करिए, OLX में करिए, इंडिया मार्ट में करिए, कहीं तो करिए। जब तक मेरा ये कहना है कि अगर कोई व्यक्ति सर्च करे पोटैटो गूगल में और 100 नाम निकल कर आए, तो एक नाम आपका भी होना चाहिए, एक नाम आपका भी होना चाहिए। आज मुझे खुशी होती है, मुझे मेरे किसान बताते हैं कि सर मैंने आपके ऐप में प्याज डाला था, मुझे झारखंड से फोन आया था, लेकिन सॉरी मैं बेच चुका था। आज आपको फोन आया ना, कल बिकेगा भी, और अगर वो पहले फोन आ जाता तो बिक भी जाता। तो जीकॉम में अगर कोई लिस्ट करना चाहते हैं आपके प्रोडक्ट, जी, मान लीजिए अगर वो नहीं कर सकता है, तो फिर क्या ऑप्शन है? मेरी टीम मदद करती है, हम हैंड होल्डिंग करते हैं। ओके, कोई अगर हमें बोलता है किसान की भाई ये मतलब ये हमें नंबर कि जहाँ पे आप कॉल करो कि मैं अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहता हूँ, इनफ सोशल मीडिया में और इनफ पब्लिक स्पेस में अवेलेबल है हमारे नंबर। ओके, कि लोग फोन हमें करते हैं। मुझे कल ही एक फोन आया गुवाहाटी से कि मुझे गेहूं खरीदना है, MP का दिलवा दीजिए। मैंने कहा मैं मेरे पास सप्ताह में कम से कम 2-3 फोन अननोन जगह से आते हैं। सो मैं उसे हर किसी से पूछता हूँ कहाँ से आपको हमारा नंबर मिला, या तो वो एक रेफरेंस होता है किसी का, या वो होता है गूगल से निकाला। ओके, कुछ नहीं, उन्हें वीट चाहिए, वो आटा चक्की है उनकी, वो कहीं से खरीदते होंगे और पीसते होंगे। उनको इस बार लगा कि चलो डायरेक्ट हम किसान से ले लें, जीकॉम से ले लें, सो उनका थोड़ा कुछ पैसे बच जाएंगे। तो देखिए अब उनके बजट में तो नहीं मिलेगा, उन्होंने जो बजट दिया वो बहुत कम दिया। हमने कहा सर इसमें बजट में तो सिर्फ आपका खरीदी और मंडी टैक्स हो पाएगा, यहाँ से गुवाहाटी का ट्रांसपोर्ट और लगेगा आपको। सो एनीवेज, मेरा ये मतलब है कि मैं आपको 2-4 छोटे एग्जांपल दूंगा। भोपाल के पास एक गांव का किसान 2.5 टन गुआवा, मतलब अमरूद, पटना के एक व्यापारी को बेचता है हमारे माध्यम से। तो क्या ये पहले संभव, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ संभव नहीं था, वो बोलना गलत हो जाएगा, वो अहंकार नहीं है हमें। पहले भी लोग बेच रहे थे, कहीं ना कहीं नेटवर्क है, लोग एक दूसरे से व्यापार कर रहे हैं। पर एक वो किसान जो हमेशा भोपाल के नजदीक की मंडी में बेचता था, वो पटना के व्यापारी को डायरेक्ट बेचने की नहीं सपने देखता, राइट। हमारे माध्यम से वो मटेरियल गया, क्योंकि हमने जो बनाया है, देखिए हमारा जीकॉम का जो मुख्य उद्देश्य है, जो पावर ऑफ इंफॉर्मेशन है, दैट्स अ वेरी पावरफुल थिंग। यस, इसका यूज पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड करता है, पूरा बिजनेस वर्ल्ड करता है, हम सब करते हैं जो एम्पावर्ड लोग हैं। परंतु पावर ऑफ इंफॉर्मेशन वो गांव तक, किसानों तक नहीं पहुंचा है, करेक्ट। सो आपको मैं चाहता हूँ बायर को पता तो लगे कि फला जगह ये खेती होती है, ये किसान है, वो किसान को पता तो लगे इस चीज की डिमांड यार वहां पर है। यस, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में लहसुन की बहुत डिमांड है, जो किसान मंडी में बेचता है, व्यापारी नॉर्थ ईस्ट में पहुंचा रहा है, साउथ में पहुंचा रहा है, करेक्ट। तो क्या जीकॉम का पर्पस ये रखा था आपने कि आपको मंडी को रिप्लेस करना है? नहीं, ये हम गलतफहमी में कभी नहीं रहते कि हमें किसी को रिप्लेस करना है। हम हर किसी ने इस इकोसिस्टम में अपनी अपनी भूमिका निभाई है, निभा रहे हैं और निभाएंगे। देखिए मेरा ये कहना है कि हम सिर्फ एक ऑल्टरनेट प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, हम कह रहे हैं कि एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री, हम सब चाहते हैं कि किसान की आय दुगनी हो, 3 गुनी हो। कैसे होगी? अचानक आप क्या उनको डबल पैसे देने लग जाएंगे? क्या अचानक आप उनकी जमीन दुगनी कर देंगे? नहीं। जीकॉम इंडिया प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है कि जब आप बायर से डायरेक्ट जुड़ेंगे, प्रोसेसर से डायरेक्ट जुड़ेंगे, जब आप खरीदार से डायरेक्ट जुड़ेंगे, ऑफकोर्स आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, क्योंकि जो प्रोडक्ट 3, 5, 7 या 10 लेयर के बाद किसी के पास पहुंच रहा है वो कॉस्टली है। हम सब जानते हैं किसान जो मंडी में 10 में बेचता है वो रिटेल में 40 में बिकता है। तो किसान को ये मोटिवेट करता हूँ कि भाई आपको ज्यादा कमाना है, थोड़ी मेहनत तो करिए। जीकॉम इंडिया में ऑनलाइन शॉप सेटअप करिए अपने नजदीकी गांव से, जहां आप दूध बेचते थे या बेच सकते हैं, जहां तक आप जा सकते हैं, जो भी आपके पास साधन है, साइकिल है, बस है, जो भी है, 2 व्हीलर है, आप सेटअप करिए। वहां के 10 रेस्टोरेंट में जाके बताइए कि ये 10 चीजें मैं सप्लाई करता हूँ, आप जो ऑर्डर करोगे 5 बजे, मैं आपको 8 बजे पहुंचा दूंगा। अब ऑर्डर हर बार आप फोन पे करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा जीकॉम इंडिया ऐप में ये मेरा आईडी है। अच्छा, मतलब कोई रेस्टोरेंट वाला है, उसको अगर किसी किसान से सामान खरीदना हो ले सकता है, बट फिर किसान का भी तो परमिशन होना चाहिए ना उसमें कि मैं इतने क्वांटिटी के ऊपर नहीं दूंगा। किसान अपना प्रोडक्ट पूरे इंडिया में कहीं भी जाकर बेच सकता है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। क्राइटेरिया वो खुद ही बनाएगा कि मिनिमम क्वांटिटी होना चाहिए। ये हमारे प्लेटफॉर्म की खास बात है। ओके, ये हमारे प्लेटफॉर्म की खास बात है कि अगर आप जाके देखें, हमने जस्ट एक ऐप नहीं बनाया, इट्स अ मिनी ERP।
सारी चॉइसेस, हम जानते हैं इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, यहाँ ऐसा भी किसान है जिसके पास 1 बीघा 1 एकड़ जमीन है, यस और ऐसे भी समृद्ध किसान है जिनके पास 100 एकड़ जमीन है और सारे उनके पास ट्रक ट्रैक्टर सब कुछ है। यस सो हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जो कि उस डाइवर्सिटी को बहुत प्यारे तरीके से हैंडल करता है। अच्छा आपकी सेलर सेटिंग्स आप ही सेट करते हैं कि आपकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। आप सोचिए कभी आपने किसी प्लेटफॉर्म में 9 डिलीवरी मेथड्स देखी हैं क्या? 9 डिलीवरी मेथड्स, ये क्या क्या है? मैं देने जाऊंगा, अच्छा। आप लेने आ जाना, ओके मतलब सारे ऑप्शन मैं पहुंचा दूंगा लेकिन पे आप कर देना, ओके यू नो, और वो उस भाषा में है जो किसान समझ सके। ओके दैट इज ग्रेट, लिखा उसी तरह गया है, वहीं हेल्प लिखी हुई है। दैट इज ग्रेट। सो 9 डिलीवरी मेथड्स मैंने बनाए हैं, एक छोटे सी डाइवर्सिटी का एग्जांपल। तो आप अपनी ऑनलाइन शॉप सेट करिए। अब आपने फ्लिपकार्ट अमेज़न का एग्जांपल लिया है, वहां पे शर्तें उनकी होती है कि आप बिजनेस कैसे करेंगे। हाँ क्योंकि वो उस जगह पे पहुंच गए हैं आज। हाँ नहीं, ऑफ कोर्स उनका राइट है, क्योंकि उन्हें भी एक सिस्टम चलाना है ना, उसमें उसमें कोई गलत नहीं है। जब वो लोग भी नहीं आए थे तब भी ऐसा हमने अपने कस्टमर को जाना समझा कि क्या वो हमारे नियमों में बंध पाएगा, उसे फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। भाई किसी के पास साइकिल है, किसी के पास 2 व्हीलर है, किसी के पास बोलेरो है, राइट? तो आपकी जो सुविधा है आप उस सुविधा के अनुसार, जितने संसाधन है उसके अनुसार अपना डिजिटल सेटअप करिए, अपनी सेलर सेटिंग सेट करिए, अपना MOQ सेट करिए और अपनी मार्केटिंग खुद ही करिए। अपने आसपास जहां आप बेचना चाहते हैं, जहां आप बेच सकते हैं, बता दीजिए लोगों को, 2-4 बार बताना तो पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, राइट? अब मेरा इसमें एक और छोटा सा सवाल है, जैसे किसान जो लोग हार्डकोर फार्मिंग में है उनको ये मार्केटिंग का फंडा समझ में नहीं आता है, वही तो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको तो इवन इतना भी नहीं पता होता कि एग्जैक्ट लागत कितना है पर केजी का। हाँ, उसको इतना भी नहीं पता होता है, तो हाउ टू फिक्स द कॉस्ट, ये तो अभी भी मंडी में डिसाइड होता है। देखिए ये दोनों अलग बातें हैं। किसान को कॉस्ट बहुत अच्छे से समझती है। अच्छा मैं मतलब बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि जो किसान को कम समझदार समझते हैं वो कम समझदार हैं। किसान को बहुत अच्छे से खेती समझ में आती है, उसे बहुत अच्छे से प्रॉफिट लॉस समझ में आता है, उसे पता होता है कि मेरी लागत क्या है। आप ये देखिए, बहुत सारी खेती जो किसान करते थे अब नहीं करते, उसके पीछे इकोनॉमिक्स है। सर ये वाले में MSP मिलता है या ये वाले में सरकार खरीद लेती है, ये करते हैं। अब जैसे सरबती गेहूं है, सरबती गेहूं में अगर ओरिजिनल सरबती है तो उसका उत्पादन पर बीघा कम है, या पर हाँ वैल्यू भी अच्छी मिलती है उसकी, राइट? तो किसान वो वाली वैरायटी लगाता है जो अच्छा उत्पादन देती है पर एकड़, क्योंकि उसका तय है कि भाई फसल में ऊंच नीच भी होगा। मेरा जो पॉइंट है वो थोड़ा सा अलग है। मेरा पॉइंट ये है कि चलो ये मान लेता हूँ कि किसान को पता है कि वो कितने में उगा रहा है या क्या पर केजी कॉस्ट है उसका, which is fluctuating, हर सीजन में चेंज होगा, वो तो फिक्स तो है नहीं। मेजर प्रॉब्लम इज दैट जब किसान को आप ये बोल रहे हैं कि आप खुद ही डिलीवरी दे सकते हैं या वो लेके आएगा, सो आपको नहीं लगता है कि देयर विल बी मल्टीपल प्राइसिंग? क्योंकि अगर किसान डिलीवरी देने जाएगा तो उसकी प्राइसिंग अलग होगी, अगर लेके जाएगा तो प्राइसिंग अलग होगी। तो ये जो मार्केटिंग की जो माइन्यूट चीजें हैं, हाउ मच दे आर केपेबल टू फिक्स दोस? देखिए इसको मैं ऐसे समझाना चाहूंगा कि मोबाइल फोन है, इसके 1000 इस्तेमाल है। इट इज अप टू यू कि आप इसको अपने बेनिफिट में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको इसमें क्या यूजफुल लग रहा है। मेरा काम था, एक मैंने टूल बना के दे दिया कि आपको अपना ऐप या वेबसाइट बनवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बना भी लेंगे। इंडिया में 2-5-10 हजार फार्मा ग्रुप तो 10,000 से ज्यादा ही होंगे, लेकिन गवर्नमेंट भी 10,000 FPU बनाने की कोशिश कर रही है और सोसाइटियां पहले से थी। आप अपना ऐप और वेबसाइट बना भी लेंगे, लेकिन फिर कितना आप SEO करेंगे? 10,000 वेबसाइट जाएंगी, कैसे लोगों को पता लगेगा कि किससे लें किससे न लें, कौन सी अच्छी कौन सी? जहाँ बंदा कंफ्यूज होता है ना, वो फिर इजी पाथ देखता है, बोले फ्लिपकार्ट अमेज़न या जो भी उसको जाना है, इजी पाथ देखता है, फिर वो दिमाग ज्यादा नहीं लगाता। तो मेरा पॉइंट ये है कि आपको मैंने कॉमन प्लेटफॉर्म दिया, अगर आप करना चाहें तो ये रेडी है, आपको अपना वेबसाइट ऐप बनाने की जरूरत नहीं है। आप अपना डिजिटल शॉप सेट करिए, मार्केटिंग की फीचर्स यूज करके अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करिए, लोगों को बताइए भैया मैं 4 चीजें सप्लाई करता हूँ, आप ऑर्डर करोगे मैं ला दूंगा या मेरा लड़का ला देगा। बहुत सिस्टम हमने बहुत प्यारा बनाया है। इसमें इस तरह का भी हमने सिस्टम बनाया था कि डिलीवरी मेथड भी थी। एक डिलीवरी मेथड है कि थर्ड पार्टी यूज करना है, कि जैसे जोमेटो और स्विगी का ऑर्डर थर्ड पार्टी से होता है, डिलीवरी बॉय होता है, हमने वो सिस्टम भी हमारे प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट कर रखा है। आपके पास समय नहीं है, गांव में क्या ऐसे लड़कों की कमी है जो कि भागदौड़ कर सकते हैं, अगर उन्हें 4 पैसे मिले तो नहीं है कमी, तो अगर वो रजिस्टर हो जाए एज अ डिलीवरी बॉय, ऑर्डर आ गए उतने उठाएगा, डिलीवर कर देगा। बाकी टोटल चीज जो है, जो मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा है एज अ नेव इंडिविजुअल इन दिस, कि
अगर मैं किसान हूँ, मैंने कुछ उगाया है, हम्म। मेरे पास 2 बीघा जमीन है या 4 बीघा है, जी तो मैंने कुछ मल्टीपल क्रॉप्स भी अगर मैंने किया है तो उसका स्टॉक मेंटेन करना है मुझे, जी पहली बात। तो आपके ईआरपी सिस्टम में मुझे कोई ना कोई एक डेडिकेटेड इंसान चाहिए, या मुझे एटलीस्ट 4-5 घंटा देना है दिन का, ताकि मैं ये बता सकूं कि मेरा स्टॉक ये आउट ऑफ स्टॉक है, ये अवेलेबल है। क्योंकि हर समय कौन देखिए, किस समय ऑर्डर आएगा, ये तो एक टीडियस प्रोसेस है। देखिए जब आपको उस वॉल्यूम का बिजनेस मिलेगा हम्म। कि आपका कोई पर्टिकुलर फार्मर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ बहुत पॉपुलर हो गया, उसको बहुत ऑर्डर आ रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म से, तो एक व्यक्ति रख भी पाएगा। फिलहाल इतना है कि आप एक सेटअप करें, लोगों को बताएं, जो ऑर्डर आए उसको डिलीवर करें, और आप अपना रेट रोज का अपडेट कर दें। जिस दिन आपको लगे अब रेट चेंज हो गया तो अपडेट कर दें, क्योंकि प्लेटफॉर्म सेल्फ ड्रिवन है, आप अपने रेट को सेट करके खुद अपडेट कर सकते हैं। तो क्या ये आपको मतलब रिटेल के लिए भी इसका अलग प्रोपोजिशन है और बल्क के लिए अलग प्रोपोजिशन है? क्योंकि हाँ। आप जो बोल रहे हैं कि यहाँ का बंदा नॉर्थ ईस्ट में लहसुन बेचेगा, मंदसौर में मान लीजिए लहसुन होता है ज्यादा, तो मंदसौर में लहसुन हुआ और वो नॉर्थ ईस्ट में बेचना चाहता है, तो कोई 2 केजी तो खरीदेगा नहीं। हाँ, वो एक गाड़ी ही लेगा। तो वहां पे तो बल्क मैटर है, तो वहां पे तो ये पॉसिबल है, फिजिबल है लिटिल बिट। बट जब ये रिटेल की बात करते हैं, ये तो फिर मंदसौर का एक रेडियस में ही तो possible है। हमारे प्लेटफॉर्म में वह भी सेटिंग है कि मैं बिजनेस रिटेल करना चाहता हूँ कि बल्क करना चाहता हूँ या दोनों करना चाहता हूँ। Okay. हमारे प्लेटफॉर्म में वह भी सेटिंग है कि मेरी सप्लाई का रेडियस क्या होगा। Okay. कि मैं भाई, मेरे पास एक बाइसिकल है, मैं 5 किलोमीटर आ सकता हूँ, तो मैं डिलीवर करूंगा, लेकिन मैंने 5 किलोमीटर के बाहर का ऑर्डर आएगा भी तो नहीं। आपके सिस्टम में मतलब ये भी है कि मैं अगर 10 किलोमीटर दूर हूँ तो मुझे वो प्रोडक्ट दिखेगा ही नहीं, या दिखेगा, डिसेबल दिखेगा, आप ऑर्डर नहीं कर सकते। ओके, राइट। तो हमने बहुत बढ़िया चीज बनाई है, जैसे कि कहीं एग्जीक्यूशन में भी कमी रह गई, ये बोल सकते हैं। या दूसरी चीज, मुझे कई बार ये भी फीडबैक मिलता है कि यू आर अहेड ऑफ टाइम, अभी इंडिया इसके लिए रेडी नहीं है। कई लोग तो क्रिटिकल भी होते हैं, यूएस नहीं है, ऐसा भी बोलते हैं। और सुनने में अच्छा लगता है कि अहेड ऑफ टाइम, थोड़ा ऐसा जीनियस जैसी फीलिंग आती है, लेकिन वो उससे तो खैर कंपनी नहीं चलती है। और इसमें ये बिहेवियर चेंज की प्रॉब्लम है। ये जैसे मैंने कहा, बिहेवियर चेंज के साथ एडुकेटिंग द फार्मर्स एट द ग्राउंड उसमें हम लेवल कभी नहीं करते, उसमें हम कभी नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं सर ये बिहेवियर चेंज की प्रॉब्लम है। कितने लोग हैं जिन्होंने तारीफ करी। देखिए, जीकॉम इंडिया को जानने के बाद मुझे हार्डली कोई क्रिटिसिज्म मिला है, जो हो, चाहे वो मैं जिसके सामने भी प्रेजेंट करूं, एक किसान के सामने प्रेजेंट करूं, एक एफपीओ के सामने करूं, किसी अधिकारी के सामने करूं, या किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के सामने करूं, सब लोग कहते हैं बिल्कुल सही काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, लगे रहना, इसकी जरूरत है। पर तारीफ करते हैं लोग, यूज नहीं करते हैं। क्या है, बिहेवियर चेंज की ही प्रॉब्लम है। किसान की आज भी आदत है लोकल मंडी, लोकल ट्रेडर तक जाने की। यस, एक ट्रस्ट इशू है। किसान को हमेशा लगता है कि मुझे सही प्रोडक्ट पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बायर को हमेशा लगता है कि जो क्वालिटी जो तय हुई है, या मुझे जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बायर ब्रांड पे ज्यादा ट्रस्ट कर रहा है कि हाँ ये ब्रांड है तो मुझे सही दे रहा है, राइट, XYZ ब्रांड है, मैं ये ले रहा हूँ, ये सही है। वो फार्मर पे क्वालिटी को लेकर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। सो ये ट्रस्ट का बहुत बड़ा इशू है। ये बिहेवियर चेंज है। वही जो आदतें 100 सालों से लगी हुई है कि फार्मर मंडी और व्यापारी के पास जाता है और बायर किराना शॉप, मार्ट, मॉल या अमेजोन, फ्लिपकार्ट में जाता है। तो कई सारे इश्यूज हैं। धीरे धीरे हमारे पास आज भी जो प्लेटफॉर्म हमारे जीकॉम का सेंटर था, कि हमारे लिए सब कुछ था हमारा प्लेटफॉर्म, वो एक जस्ट एक टूल रह गया है। आज भी हमारे पास 99% किसान का फोन या व्हाट्सएप ही आता है, सर फलानी फसल आ गई है, कि हमारा केसर मैंगो आ गया है। ये कारण ही ये है क्योंकि किसान की जो मेंटेलिटी है आज भी वो ये है कि मैंने ये उगाया है, मेरी इतनी बोरी है या इतना मेरी टोटल बने हैं, तो मैं वो इकट्ठा देके, या मेरी जो चाहिए, मुझे जो घर के लिए चाहिए उतना रख के, बाकी देके पैसा इकट्ठा करूं और मैं अगले फसल के लिए लगा दूं। बिल्कुल सही। इसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स है, मतलब हम यहाँ पे सीमित बात कर पा रहे हैं कि किसान के ऊपर कर्ज होता है, उसे लेबर का पेमेंट करना होता है, उसे पेमेंट करना होता है बीज अपने जिससे उधार लिया है उसने, तो उसके ऊपर वो प्रेशर होता है। उसके बाद उसे अगली फसल लगानी होती है, तो उसे चाहता है कि भैया मैं बेचूं, अपनी उधारियां चुकाऊं, अगला बीज लूं और मैं खेती करूं। ये बहुत टीडियस प्रोसेस है कि वो आलू में जाएगा 4 जगह। नहीं, पर मैं ये कहता हूं कि हर चीज हर कोई नहीं कर सकता। आप उतना तो करिए जितना आप सक्षम है। मैं हर किसान रिटेल करने में सक्षम नहीं है। मैं कहता हूं कि 0.1% सक्षम है, उसके पास संसाधन है, वो तो करे अगर चाहे तो आप, अगर मैं थोड़ा सा और प्रिसाइज इसको समझना चाहूँ, तो आप किस टाइप के किसान को आप सेग्रीगेट करते हैं आपके ऐप के लिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में?
कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया तो मेरा कोई टारगेट ऑडियंस होता है कि इस प्रोडक्ट का सबसे पहले मैं इनको टारगेट करूंगा, इस ग्रुप को टारगेट करूंगा, देन सेकंड लेवल पे ये। तो आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड क्या है टारगेटिंग? जी, सो इस बात के लिए मुझे बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है और आज भी शायद मिलेगा, पर मैं इस बात को बड़ी हम्बली स्वीकार करूंगा कि शुरू से विजन बड़ा था। मैं जीकॉम को इंडिया की वर्चुअल मंडी बना देना चाहता था। किसी तरह का कोई सेग्रीगेशन नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं प्लेटफॉर्म दे रहा था तो भारत के सभी किसानों के लिए बनाना चाहता था। जैसे मैंने पहले भी बोला कि इतने सारे डाइवर्स ऑप्शन है, 9 तरह के डिलीवरी ऑप्शन है बड़ा किसान के लिए भी अपने है। सो हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें कोई भी किसान हो, बड़ा हो, छोटा हो, सक्षम हो, संसाधनों से भरपूर हो, या कोई रिमोट विलेज में रहता हो जिसको कि बेचारे को 5 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस से शिप करने के लिए, हर कोई हमारा प्लेटफॉर्म यूज कर सके। सो एज अ प्लेटफॉर्म इज ओपन टू ऑल द फार्मर्स who want to come on board and market their product. So that way, अब इसको आप कैसे इवेल्युएट करना चाहेंगे, that's up to you, but मैं इवेल्युएट में इसलिए करना चाहता हूँ, लाइक टारगेट में मैं बताता हूँ, हम ज्यादातर इनकरेज करते हैं, फोकस करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को, नेचुरल फार्मर्स को, जो केमिकल जहर मुक्त खेती कर रहे हैं, जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आई एम इन्वायरमेंट सेंसिटिव। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भी हमारा ह्यूमन रेस गैर जिम्मेवार है। अब इन्वायरमेंट बहुत दूषित हो गया। पिछले 10 दिनों में जो गर्मी पड़ी है वो मतलब अताह है, मतलब सारे रिकॉर्ड टूट गए और लाइक लिटरली मुश्किल से ये जो बातें आप कर रहे हैं ना, इसमें ही आपका जवाब है जो मुझे लग रहा है कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग ये जो करते हैं, पेस्टिसाइड फ्री खेती, जिनको थोड़े से अलग आइडियाज है, नॉलेज है, नंबर 1। नंबर 2, जो मार्केट को भी अलग नजरिए से देखते हैं, बिकॉज ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो प्रोडक्ट है वो महंगे हैं, हर बाजार में नहीं बिक सकता है, वो थोड़ा सा अलग टाइप के भी होते हैं, जिनकी समझ है या जो लेना चाहते हैं वही लेते हैं, भले ही महंगे लेते हैं। इसलिए मैं जानना चाह रहा था, बिकॉज आपके ऐप की अगर यूसेज बढ़ेगा किसी भी सेगमेंट में, उसको देख के 4 लोग और सीखेंगे। तो जब तक उसकी सेग्रीगेटेड मार्केटिंग नहीं होगी टू यूज दैट ऐप एंड टू गेट द बेनिफिट्स व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू प्रोवाइडिंग टू द फार्मर्स, सो तब तक बाकी लोग नहीं देखेंगे। बिकॉज किसी भी गांव में कोई संभ्रांत किसान होते हैं, कोई फ्रस्ट्रेटेड किसान होते हैं, कोई नॉर्मल किसान होते हैं, तो किसी ना किसी को देख के वो चलता है। बिकॉज गांव में भेड़चाल चलते हैं, गांव में क्या हर जगह पे भेड़चाल चलते हैं। तो 2 लोग अगर यूज करेंगे और चौपाल में बैठ के अगर बातें होंगे कि हमने ये जीकॉम यूज किया, हमें ये फायदा मिला, तो 3 लोग और करेंगे जी। But till the time someone is not using, who is having that acumen to understand what you are trying to give, तब तक तो नहीं होगा। सो वही मैं कह रहा हूँ, प्लेटफॉर्म ओपन है सभी के लिए, बट हमारा टारगेट हम कहाँ करते हैं, जहाँ हम अपनी एनर्जी लगाते हैं। हमारे पास कहीं से भी फोन आए, हम किसी को मना नहीं करते। बहुत किसानों के फोन आते हैं, भैया मेरा ये तैयार हो गया, बिकवा दो, कभी मना नहीं करते, उसको लिस्ट करते हैं, मार्केट करते हैं। हम जो एनर्जी लगा रहे हैं फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस में लगा रहे हैं, और वो एक अच्छा तरीका है कि जो FPOs हैं, FPCs हैं, SHGs हैं, जो किसान इकट्ठा होकर साथ में कुछ करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट इंकरेज कर रही है, क्योंकि वहाँ उनको कलेक्टिव पावर ऑफ परचेज मिलता है, कलेक्टिव पावर ऑफ मार्केटिंग मिलता है। ओके, हम उनको टारगेट कर रहे हैं कि आप अपने FPO को या आपके ग्रुप के प्रोडक्ट को हमारे साथ जोड़िए, हम ताकि हमें भी, या प्रोसेसर जो बायर होता है वो बल्क में देखता है जी, वो रिटेल नहीं खरीदना चाहता, तो वो ग्रुप से ही मिलेगा आपको। हम जैसे मैंने बताया, हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में, नेचुरल प्रोडक्ट्स में हमारा फोकस है। हमारा नॉर्थ ईस्ट एक फोकस है। मैं बड़ी अच्छी स्टोरी बताऊंगा। हमने 10 मीट्रिक टन कीवी बेचा है मणिपुर से। वाह। और मणिपुर से जो 10 मीट्रिक टन कीवी बेची गई थी, ये सारी फ्लाई हुई है बाय इंडिगो, और ये कीवी गई है दिल्ली, चेन्नई, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, इंदौर, और आई थिंक मुझे थोड़ा याद नहीं है, हैदराबाद भी गई है। ठीक है। सो ये जो व्यापारी करोड़ों रुपए की कीवी बेचते हैं, ईरान की, चिली की और न्यूजीलैंड की, इन्हें पता नहीं था कि मणिपुर में कीवी होती है, उसकी वही क्वालिटी है जो वो इंपोर्ट करते हैं, और वही टेस्ट है, और इंडिया में कीवी होती है उन्हें नहीं मालूम था। और हमने 4 मीट्रिक टन कीवी उत्तराखंड की भी बेची है। सो
मेरा पॉइंट ये है कि जो पावर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज का गैप है, वो फिल तो हो, लोगों को पता तो लगे कि भाई हाँ हमारे देश में भी कीवी होती है, राइट। हमारे देश में बहुत सारे यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे जीआई टैग प्रोडक्ट हैं। गवर्नमेंट आजकल जीआई टैग प्रोडक्ट को बढ़ावा दे रही है, उनको प्रमोट कर रही है, उनको सपोर्ट कर रही है। मेरी एक यूनिक प्रोडक्ट की लिस्ट है, वो यूनिक प्रोडक्ट की लिस्ट अगर मैं आपसे शेयर करूंगा तो आप देखेंगे कि यार मैंने तो ये सुना ही नहीं, मुझे तो मालूम नहीं था ऐसा भी कुछ है। उसमें करीब 100, 150, 200 प्रोडक्ट है और ऐसे जो इंडिया में होते हैं। हाँ, ये तो वो है जो मैं जानता हूँ। इसके अलावा बहुत सारे हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हमारे व्हाट्सएप में है, दिमाग में है, सुन रखा है, लेकिन आप यू एज अ फाउंडर यू स्ट्रगल विद टाइम, तो लिस्ट में अपडेट नहीं किया है मैं आपको, राइट। सो बहुत सारे इंडिया में यूनिक प्रोडक्ट हैं, उनको अगर सही मार्केटिंग मिले, सही सपोर्ट मिले, सो इंडिया में ही उनकी खपत हो जाएगी, इंडिया में ही उसकी और उन एपीओ को, उन ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट मिलेगा। अब बताइए वो मणिपुर में वो लोकल कीवी किस रेट में बिक के खत्म हो जाती होगी। अब वो उनको सही, अच्छा जीकॉम की एक पॉलिसी, हम कभी किसान को प्राइस कम करने नहीं बोलते। आप एक अननोन नंबर से फोन लगा लीजिए, मैं या मेरा स्टाफ कभी भी किसी किसान को प्राइस कम करने नहीं बोलता। यही एक हमारा डिफरेंस है मार्केट से। अच्छा, वो जो रेट कोट करेगा उसी रेट को ही आप आगे जाएंगे। तो हम उनको बताते हैं भाई आप भी प्रैक्टिकल रेट कोट करिए, हम आपसे कम करने नहीं बोलेंगे। अब भाई कोई चीज अगर 20 रुपए की चल रही है और आप बोलेंगे कि मुझे 22 दिला दीजिए, तो मैं आपको मना नहीं करूंगा। आपका प्रोडक्ट है, आपने मेहनत करी, आपने उगाया है, इसलिए मेरा प्लेटफॉर्म है सेल्फ ड्रिवन है। हर किसान सेम प्रोडक्ट की लिस्ट कर सकता है अपनी डिजिटल शॉप में, पर हर किसी का रेट अलग हो सकता है। मैं नहीं बताता कि आप इसका 10 रुपए रखिए, इसका 20 रुपए रखिए। ये आपका प्रोडक्ट है, आपने उगाया है, आपको बेचना है, आप डिसाइड करिए रेट। पर किसान समझता है, मार्केट फोर्सेस समझता है कि वो भी रेंज में रहने की कोशिश करता है, जो रेंज में नहीं रहता फिर वो बिकता भी नहीं है। अब इसमें मैं आपको 2 मिनट और रोकूंगा। हाँ बोलिए। नाउ व्हाटएवर एंड व्हेनेवर देयर इज अ प्लेटफॉर्म व्हिच टू बी यूज्ड ग्लोबली और फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, वहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर फोकस होता है मार्केटिंग का। जी, लोग पहले उस प्लेटफॉर्म को जाने। जी, जैसे अमेजोन है, अमेजोन को किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए नहीं जाना जाता है। वहाँ पे चादर भी बिक रहे हैं, जूते भी बिक रहे हैं और फोन भी बिक रहे हैं, बट अमेजोन इज द प्लेटफॉर्म जिसकी मार्केटिंग होता है। इसमें आप सब कुछ बेच सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अमेजोन में भी हर फोन, एक ही फोन अलग अलग प्राइस में भी बिकता है, तो इट इज यूनानिमस एवरीवेयर। सो नाउ ये जीकॉम अगर एक प्लेटफॉर्म है, हर किसान के लिए अलग अलग है, तो मेजरली ये जीकॉम की मार्केटिंग का क्या टूल है आपके पास? मतलब कैसे आप लोगों तक पहुंचाते हैं कि जीकॉम इज दैट अमेजोन फॉर फार्मर्स? जीकॉम बहुत ज्यादा एफर्ट लगाता है लोगों तक, किसानों तक पहुंचने के लिए। हम फार्मर फेयर्स अटेंड करते हैं, 2 तरह से अटेंड करते हैं। एक हम अपना स्टॉल लेते हैं, या कभी कभी हम सिर्फ एज अ विजिटर जाते हैं। और हमने कई 100 फार्मर फेयर्स अटेंड करे हैं। हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने की कोशिश करते हैं जो फार्मर्स के साथ डील कर रहे हैं, जैसे कि नाबार्ड हो गया, आत्मा हो गया, SFSC हो गया। और इन ऑर्गेनाइजेशन को हम रीच आउट करते हैं। हमारा काम है उन तक हमारी बात पहुंचाना कि ये हमने बनाया है, आपके लोगों के लिए यूजफुल है। कभी सपोर्ट मिलता है, कभी सपोर्ट नहीं मिलता है, पर हम अपने एफर्ट में कमी नहीं करते, हम लगे रहते हैं। मल्टीपल फॉलोअप करने में हम संकोच नहीं करते। हमारे मेलर्स जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप जाते हैं, हमारी सोशल मीडिया पोस्ट होती है। हमारे सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह हमने अपने आईडीज और चैनल बना रखे हैं। सो हम जो हमारे संसाधन है, वो संसाधन की सीमा में हम सारे प्रयास करते हैं। और इससे रिलेटेड नेक्स्ट, जैसे भी हम कोई ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जानते हैं, जैसे अमेजन हो गया, कि आप खाना मंगवाने जाओ तो स्विगी या जोमेटो का यूज करते हैं। इंडिया की जो साइकोलॉजी है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म में तभी आते हैं जब वहाँ पे डिस्काउंट उसको दिखता है। तो डिस्काउंट इज अ मेजर अट्रैक्शन टू कम इनटू द डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेजोन के लिए आज भी होता है कि लोग अगर स्टोर पे जाकर भी कोई चीज देखता है, वहां पे भी अमेजोन खोल के देखता है कि अमेजोन में क्या रेट है और आप क्या बता रहे हो, और दुकानदार कभी बताते हैं, मैच करवाते हैं, प्राइस मैच, राइट। नंबर 1। नंबर 2, इवन आप अगर होम डिलीवरी वाला फूड का भी देखें, जोमेटो, स्विगी, किसी का भी, तो वहां पे भी सेम चलता है कि किसमें डिस्काउंट ज्यादा है वहीं से खाना मंगाते हैं। तो जब आपके पास किसान आएंगे
वो प्लेटफॉर्म को हिट कराने के लिए आपको ऐसा कोई गिमिक तो देना पड़ेगा ना, ताकि मल्टीपल बायर्स उस प्लेटफॉर्म में आए कि यहाँ पे आने का ये फायदा है, या तो मुझे ये अलग अतरंगी प्रोडक्ट मिल रहा है जो कहीं और नहीं मिल सकता है, नंबर 1। नंबर 2, या तो मुझे प्राइस बहुत अच्छा मिल रहा है, या तो कुछ बेनिफिट उसको मिल रहा है जिसके लालच में वो आए। बिकॉज जब तक इंडिया की साइकोलॉजी में वो लालच शब्द नहीं जुड़ता है बायर्स के साथ, तब तक किसी प्लेटफॉर्म को यूज नहीं कर रहा है। दैट इज द डेटा। सो व्हाट इज जीकॉम्स फिलोसॉफी इन दिस? मेरा इसमें ये कहना है कि जो डिस्काउंट की फिलोसफी में पैसे बर्न करने होते हैं वो इंडिविजुअली मेरे पास नहीं है। अभी मुझे उचित नहीं लगता कि मैं इन्वेस्टर का पैसा लेकर इस तरह से बर्न करूं, वो मुझे उचित नहीं लगता है। आज तक हमारी जो ग्रोथ हुई है वो ऑर्गेनिक है। रेफरेंस मुझे, जैसे मैंने बताया, हर वीक 2-3 कॉल आते हैं जो पूछते हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं से गूगल से कहीं से नंबर मिला होता है। जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट लिए हैं वो अप्रिशिएट करते हैं। सो ऑर्गेनिक ग्रोथ है, डिफिकल्ट है, स्लो है। अभी हमारे पास वो रिसोर्सेस नहीं है कि हम इस तरह के डिस्काउंट चला सकें। फार्मर अपनी जेब से डिस्काउंट देगा नहीं, मेरे अपने संसाधन है नहीं रिसोर्सेस उस तरह के डिस्काउंट देने के, और इन्वेस्टर का पैसा मैं डिस्काउंट में लगाने के मूड में नहीं हूँ। मैं चाहूंगा इन्वेस्टर आए तो मुझे मदद करे आउटरीच में, लोगों तक बात पहुंचाने में, टेक्नोलॉजी पहुंचाने में, एम्पावरमेंट में, ज्यादा एनरोलमेंट में, ज्यादा लोगों को, बायर को एजुकेट करने में या बायर को समझाने में कि एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री हम सब तो चाहते हैं कि किसान की आय डबल हो, ट्रिपल हो, समृद्ध हो, सब चाहते हैं। कोई नहीं है जो बोलेगा कि इसके अगेंस्ट बोलेगा। पर होगा कैसे भाई? लिप सर्विस से कुछ नहीं होता है। तो फिर आप अपने नजदीकी किसान से जुड़िए, किसान से खरीदिए, उसे एक मौका दीजिए, राइट? ठीक है, एक बिजनेस मॉडल वो अपनी जगह है, डिस्काउंट वाला अलग है, लेकिन कुछ चीजें वो भी होती हैं जहां पे कि आप पैसे तो दे रहे हैं, आप टमाटर, भाजी या गेहूं तो खरीद ही रहे हैं, तो एक मौका किसान को भी दीजिए। कहीं से ढूंढिए, परिचय से ढूंढिए, जीकॉम के माध्यम से ढूंढिए, किसी और माध्यम से ढूंढिए, एक मौका तो दीजिए। हम अभी हमारे मतलब हमें चूंकि हमारा प्लेटफॉर्म अपने आप में एक पूरा मिनी ERP, उसको बनाने में हमें 1.5-2 साल लग गए। फिर 2 साल कोविड आ गए, 21 में कुछ पर्सनल सिचुएशन आ गई, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। सो हमारा जो भी हमने काम किया है मोस्टली 90% लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में किया है। सो इस बीच हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज डिप्लीट हो गए, पर हमने मेहनत में कमी नहीं करी, आउटरीच एफर्ट में कमी नहीं करी। आज भी कहीं बुलाया जाता है, मैंने 10 मिनट के नोटिस में ट्रैवल किया है कि चलो एक मौका मिल रहा है किसी ग्रुप से जुड़ने का, किसान से जुड़ने का, या एक संस्था से जुड़ने का जो किसानों के साथ काम करती है। तो मेरा लोगों से, बायर से निवेदन है कि आप जीकॉम के माध्यम से या किसी और माध्यम से किसी किसान से जुड़ने की कोशिश करें। देखिए, इसको आप ऐसा समझिए, देश हित में है, समाज हित में है, आपके हित में है, आपके स्वास्थ्य के हित में है, आपके बच्चों के स्वास्थ्य के हित में है। जहां चीजें मार्केट फोर्स से ड्राइव होती हैं, तो फिर आदमी क्या ढूंढता है? सस्ता और टिकाऊ। इसीलिए चाइना का फ्लड हो गया। आज कोई प्लास्टिक प्रोडक्ट नहीं है जो मेड इन चाइना नहीं है, और चाइना से किस तरह मार्केट फ्लड हुआ था हमारा, और आज भी है, उसको बताने के लिए मुझे जरूरत नहीं है आपको। पर फिर वो प्रोडक्ट टिकता भी नहीं है, उसके बारे में कहावतें हैं कि चल जाए तो सालों, नहीं तो 2 मिनट नहीं या 2 सेकंड नहीं, राइट? सो आप जब मार्केट सस्ता ही सस्ता मांगेगा तो मार्केट सस्ता ही सस्ता देगा, फिर क्वालिटी गई आपकी एक किनारे। तो अगर आप इसी तरह सबसे सस्ता टमाटर या आलू मांगेंगे या जो भी मांगेंगे तो वैसे ही मिलेगा। फिर किसान दवाइयां डाल रहा है और किसान सारे तरह के केमिकल्स यूज कर रहा है, क्योंकि फिर वो ज्यादा से ज्यादा और सस्ता से सस्ता उगा के देगा आपको। पर अगर आप एक किसान को बोलेंगे कि मैं तेरे साथ हूँ, मेरी फैमिली को ये 10 चीजों की जरूरत है, थोड़ा 1/4 एकड़ मेरे लिए रिजर्व करो, ये चीजें मुझे उगा के दो, मैं आपको उस 1/4 एकड़ में आप कितना कमाते हो, आप उसमें मान लो 1/4 एकड़ में आप 20,000 रुपए कमाते हो, मैं आपको 20,000 रुपए दूंगा, पर मुझे ये मेरी क्वालिटी की प्रोडक्ट मेरे 4 परिवार के सदस्यों के लिए दीजिए, और अच्छी क्वालिटी का दीजिए, केमिकल नहीं डालना, पेस्टिसाइड नहीं डालना, मैं आपको पैसे दूंगा 20,000 रुपए, मेरे फैमिली को एक अच्छा भोजन मिलेगा, स्वस्थ भोजन मिलेगा। आप उस नियत से किसान से जुड़िए। तो एक किसान का आपने, एक किसान की हजारों रिस्क है। इनफैक्ट सबसे रिस्कीएस्ट बिजनेस किसान करता है। वेदर का ठिकाना नहीं, बारिश का ठिकाना नहीं, ओलावृष्टि का ठिकाना नहीं, धूप का ठिकाना नहीं, किसी चीज का ठिकाना नहीं, उसकी फसल तो ओपन खेत में है, राइट? कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप उसकी वो एक
किसी के पास 2 एकड़ जमीन है और आपने उसकी 1/8 रिस्क आपने ले ली कि भाई मुझे ये 4-10 चीजें दे देना, ये तुम्हारी इतने, मैं आपको, तो आप 2 एकड़ में इतना कमाते हो, ये मैंने इतने पैसे मैं दूंगा आपको, वो करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप उसको सही कीमत देने को तैयार है, क्योंकि आप उसको उसकी मेहनत का देने को तैयार है। म्यूचुअल बेनिफिट है ना, उसका भी भला हो रहा था, आपका भी तो भला हो रहा है ना। तो मुझे लगता है कि पब्लिक को ये इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, आगे आने चाहिए, किसानों से जुड़ना चाहिए। उस किसान को भी भरोसा मिलेगा कि कोई तो है जो मेरी मेहनत की कदर कर रहा है, तो चलो। किसान मेहनत करने से नहीं डरता है, वो अगर उसको सही वैल्यू मिल रही है तो मेहनत करने से नहीं डरता है। और जब वो मार्केट फोर्सेस से दब जाता है तो फिर वो भी वही करता है जो मार्केट फोर्सेस कर रही है, राइट? सो मुझे नहीं लगता, जो मेरी सोच है उस हिसाब से मैं कोई डिस्काउंट जीकॉम में कभी भी चलाऊंगा पॉपुलर होने के लिए, फेमस होने के लिए, क्योंकि मेरा सेलर साइड मेरा सेलर साइड में इतनी डाइवर्सिटी है कि वो इंडिविजुअल लेवल पे हैंडल करना ओके है, ग्रुप लेवल पे हैंडल करना ओके है, प्लेटफॉर्म लेवल पे हैंडल करना ओके नहीं है, राइट? सो हाँ, मैं डिस्काउंट नहीं चलाया हूँ और शायद चलाऊंगा भी नहीं, पर हाँ, एक ऑप्शन है हमारी साइट में, जब आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, सो आप जीकॉम पर क्या डिस्काउंट देना चाहते हैं, आप मेंशन कर सकते हैं। अब इसमें दो छोटे छोटे सवाल है। पहला सवाल ये है कि जो सम्भ्रांत किसान होते हैं, हाँ, समृद्ध किसान, जी। समृद्ध किसान होते हैं, जिनके पास नंबर ऑफ खेत ज़्यादा होते हैं या अमाउंट ज़्यादा होते हैं, उनका तो पर्पस ये होता है कि मैं कमर्शियल क्रॉप का उगाई करूँ। हाँ, एंड कमर्शियल क्रॉप मीन्स जिसके लिए किसान आंदोलन हो रहा है कि एमएसपी हो गया है तो मुझे एक फिक्स अमाउंट मिल जाएगा। सो मुझे पता है कि 1 बीघा में मेरी इतनी निकलती है। सो वो मेजरली फोकस करता है प्रिसिशन एग्रीकल्चर पे, जहाँ पे वो कम जगह पे ज़्यादा निकाल सके, यील्ड ज़्यादा हो, ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं कमर्शियल में। तो उसका पर्पस तो कभी नहीं होगा कि आपकी प्लेटफॉर्म के थ्रू वो छोटे छोटे जगह पे जाके बेचे। हाँ, 5 किलो 2 किलो प्लेटफॉर्म ओपन है, तो उनका तो अलग हो गया है फंडा, बिकॉज वो मेजरली कर ही रहा है एमएसपी के लिए। उसका तो ट्रैक्टर लाइन में खड़ा हो जाता है, पहला। दूसरा, ये जितनी भी हम बातें कर रहे हैं कि पेस्टिसाइड्स फ्री हमें चाहिए, ये सारे टायर 1 की बातें हैं। पहली बात जो थोड़ा सा फैंसी हो गया है, टायर के ये इसका टायर से कम इंडिविजुअल सोच से भी लेना देना। बहुत सारे लोग हैं जो टायर 2 टायर 3 में सक्षम है। यस, नाउ इफ आई टॉक अबाउट योर सिटी, इफ आई टॉक अबाउट योर सिटी जहां पे आप ये कर रहे हैं काम, जैसे इंदौर है, सो इंदौर का कोई नागरिक अगर इसको यूज करना चाहते हैं, जो किसानी हो रही है उज्जैन में या शाहजहाँपुर में या किसी रिमोट जहाँ पे 50-70 किलोमीटर तो मिनिमम होगा डिस्टेंस, जी, तो क्या वो फिजिबल है कि वही रेट पे वो माल खरीदेगा जो 50-70 किलोमीटर के दायरा क्रॉस करके उनके घर तक पहुंचेगा? बिकॉज आज की तारीख में तो 15 मिनट में चाहिए, इंस्टामार्ट हो गया आज की तारीख में। तो अभी मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, मेरे घर में चीनी नहीं है तो अभी चीनी चाहिए, या अभी टमाटर नहीं है मुझे अभी टमाटर चाहिए। जब साइकोलॉजी इंसान का ऐसा बन गया है कि 10 मिनट की डिलीवरी के पीछे जब चल रहा है सारी कंपटीशन, तब कैसे आपको लगता है कि 50-70 किलोमीटर दूर इतना टाइमलाइन को वो तय करके उस प्रोडक्ट को परचेस करेगा और ये मास में पहुंचेगा? देखिए, ये राह डिफिकल्ट है। फिर से मैंने कहा कि ये इंडिविजुअल चॉइस होती है। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे संपर्क करते हैं, उन्हें अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, वो इंतजार करने को तैयार हैं। जैसे हमने लिखा है कि आप जीकॉम के माध्यम से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करवाना चाहेंगे तो मिनिमम आपको अप टू 30 डेज लग सकते हैं नॉन पेरिशेबल के लिए। क्योंकि भाई आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट ऑर्डर किया जिसे गुवाहाटी से आना है, गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट में मसाले बहुत होते हैं, है ना, तो वो मैं ऑर्डर करूंगा, बिल्कुल आसान नहीं है किसान तक पहुंचना, उसको बताना भाई ये ऑर्डर आया पहुंचा दो, फिर वो कभी अपनी नहीं, बल्क के लिए उतना चैलेंजिंग नहीं है। नहीं, बल्क के लिए चैलेंजिंग देखिए क्या है, बल्क के लिए चैलेंजिंग ट्रस्ट है। यस, जो बल्क बायर है वो कहता मुझे मेरी क्वालिटी मिलेगी कि नहीं, वो अपनी शर्तें लगाता है कि फिर पहुंचा दो फिर पैसे दूंगा। वो हम नहीं कर सकते। किसान को पैसे तुरंत चाहिए, किसान को पैसे तुरंत चाहिए, तो हम अपनी कंडीशंस बता देते हैं कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जीकॉम बैठा हुआ है, हम हमें तो वो बीच का गारंटी आपके तरफ से होता है। हम हमारे ट्रस्टेड नेटवर्क से हम शिप करवा रहे हैं, आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, हम पेमेंट पहले लेंगे, फिर अलग अलग समय में अलग अलग टर्म्स कंडीशन अगर यूनिक सिनेरियो तो सेट होती हैं, अदरवाइज हम चाहते हैं पहले हमें 100% आप पेमेंट डालिए, फिर हम अपने उस टारगेटेड किसान ग्रुप को बोलते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट इस तरह से इस क्वालिटी का इस पैकिंग में आपको भेजना है, और फिर वो भेजते हैं। उस समय फिर हम उनको, अगर हम पहली बार जुड़े हैं तो उनको 60-70% हम उन्हें दे देते हैं।
और ट्रस्ट बन चुका है तो 100% दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। और फिर जब एक बार प्रोडक्ट पहुंच जाता है, बायर कहता है कि हाँ आप जो तय था वो मुझे मिल गया है, तो बैलेंस हम 30-40% जो भी रोका था वो दे देते हैं। तो हमारा इवन हर ट्रांजेक्शन डिफरेंट है। ओके। जैसे कि अभी बहुत कस्टमाइज्ड है, मतलब जैसा कि हाँ, मतलब कि आप देखिए, आप अगर एग्री से डील कर रहे हैं और आप उसको एक फार्मूला में फिट करना चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं मैं पॉसिबल नहीं तो नहीं बोलूंगा, कहीं ना कोई जीनियस कर लेगा, पर वो नहीं कर सकते आप। लॉजिकल नहीं, वो प्रैक्टिकल नहीं है। हर किसान डिफरेंट है, हर किसान की रिसोर्सेज डिफरेंट है, किसी की कम जमीन है, ज्यादा है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई नहीं पढ़ा लिखा है, कोई टैक्स सेवी है, कोई टैक्स सेवी नहीं है, किसी को मेजर ट्रस्ट इशू है। ट्रस्ट इशू है भाई, उसके साथ 4 बार धोखे हुए ना, कोई बचपन से पैदा तो नहीं होता शकीला बोले या शक करने के लिए। आप अपने लाइफ के अनुभव से सीखते हैं। बाय डिफॉल्ट मेरा नेचर है, मैं लोगों पे ट्रस्ट करता हूँ। पर अगर मेरे अनुभव की वजह से मैं समय के साथ लोगों को ज्यादा सवाल करने लग गया, ज्यादा स्क्रूटनी करने लग गया, या फिर मैं ज्यादा संभल के चलने लग गया, तो दैट इज बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस। सो यह हक तो किसान को भी है ना। सबके अपने अपने अनुभव है, तो आप एक सेम फार्मूला नहीं कर सकते। हर किसान डिफरेंट है यार। एक किसान वो समृद्ध है जिसके 2 किलोमीटर की रेंज में पोस्ट ऑफिस भी है, कुरियर भी है, बस भी है, ट्रक भी है, ट्रांसपोर्ट भी है। और दूसरा किसान है, उसको ये सब एक्सेस करने के लिए नजदीकी बड़े टाउन में जाना पड़ता है, उसे 13-15 किलोमीटर चलना पड़ता है, 10 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो मैं कैसे आपको 7 डेज डिलीवरी दे दूं? आपको अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, वो मेरी जिम्मेवारी है। आने में टाइम, आप अपने घर चीनी खत्म होती तब ऑर्डर कर रहे हो, एक अलग मैटर है। मेरा क्या, आप प्लानिंग से ऑर्डर करिए कि हाँ भाई अपना महीने भर में चीजें खत्म होने वाली हैं, अब फोन करिए, फिर मैं आपके लिए राइट मैच ढूंढूंगा, उस बंदा करेगा, ठीक करेगा, साफ करेगा, पैक करेगा। उसकी भी आदत नहीं है ना। जो ट्रेडर यहाँ पे बैठ के मॉल या मार्ट या दुकान चला रहे हैं, उनकी आदत है काउंटर से भी बेचने की, और वहीं अमेज़न का ऑर्डर आया तो पैक किए और दे दिए। उसकी आदत नहीं है। उसने ये देखा ही नहीं था कि कोई मुझसे मुंबई से भी या दिल्ली से कुछ मंगवाएगा। उसे जब एक ऑर्डर पहुंचता है, उसे खुशी होती है, फिर वो करता है। उसके पास एक छोटा सा कार्डबोर्ड का बक्सा भी नहीं है, वो जाके कहीं से लाता है किराने वाली दुकान से कि भैया एक बक्सा दे दो मुझे, कुछ 3 किलो का पैक करके भेजना है, राइट। मेरा ये कहना है लोगों से और किसानों से भी कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको डिस्कार्ड मत करिए, उसको अस्वीकार मत करिए, क्योंकि वो छोटी है, छोटा सा ऑर्डर है। आप ट्राई तो करिए। पहला कदम हर किसी का छोटा होता है, और वही मेरी बायर से आदत है कि आप जीकॉम या किसी और प्लेटफॉर्म को या किसी और किसान को ट्राई तो करिए, किसान से जुड़ने की कोशिश तो करिए। So now in this entire process, जी, how GCOM makes money? हमारा प्लेटफॉर्म एक ओपन प्लेटफॉर्म है। पहली चीज तो मैं बताऊं, जनरली ट्रेडिशनल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वन वे होते हैं। वन वे माने सेलर अपने प्रोडक्ट पोस्ट करता है, बायर जाके खरीद लेता है। हमारा 4 वे है। बायर जाके अपनी डिमांड भी पोस्ट कर सकता है। हमें डे 1 से पता था कि हम वन वे प्लेटफॉर्म बना देंगे तो किसान पोस्ट करेगा, और जब तक बिकेगा नहीं वो निराश हो जाएगा। तो बायर भी अपनी डिमांड डाल सके तो डिमांड भी पोस्ट हो सकती है, और सप्लाई और डिमांड दोनों को हम बिडिंग से भी पोस्ट कर सकते हैं। तो हमने बिडिंग भी बनाई है, बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया है। अभी यूजर्स किसी दिन बहुत अच्छे से यूज होगा हमारा प्लेटफॉर्म, हम उस जर्नी में लगे हुए हैं। प्लेटफॉर्म ओपन है, बायर सेलर को कांटेक्ट कर सकता है, सेलर बायर को कांटेक्ट कर सकता है, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है आज की डेट में। और हम चाहते हैं लोग प्लेटफॉर्म यूज तो करें, जुड़े तो सही, आदत तो लगे। इसके बाद हम तब पैसे बनाते हैं जब हमारे माध्यम से काम होता है। जब हमें, जैसे मैंने कहा, आज भी किसान हमें फोन करता है कि भैया ये फसल तैयार हो गई है, बेचना है। बायर कहता है यार वो मणिपुर की हल्दी दिलाई थी, बड़ी अच्छी थी, वो 1 केजी और मंगा दो। तो जब ट्रेड हमारे माध्यम से होता है तब हम 2 पैसे कमाते हैं। तो आपका जो फंडामेंटल है आपके ऐप का, वो तो यही है कि बायर सेलर डायरेक्ट बात कर ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हमारा फंडामेंटल वो नहीं है। हमने जो जीकॉम इंडिया का प्लेटफॉर्म बनाया है, इस प्लेटफॉर्म का डिजाइन कंप्लीट ऑटो पायलट है। बायर आए, सेलर आए, एक दूसरे से ट्रेड हो जाए, उन्हें हमारी, तो आप बीच में आएंगे कैसे? हम आएंगे ऐसे, उन्हें हमारी जरूरत भी नहीं है, और ट्रेड हो जाएगा, और दे आर सपोज टू डू देयर थिंग्स ऑटोमेटिक, और हमें हमारा 1 या 2% अपने आप हमारे पास आ जाएगा। वो जो ट्रांजेक्शन हमारे प्लेटफॉर्म में होगा एस्कोर अकाउंट के माध्यम से, बनाया सब कुछ है, लेकिन फिलहाल चीजें वैसी हो नहीं रही है, किसी दिन होंगी।
नहीं तो ये क्या रेट कोट के समय ये तय किया जाता है? जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, हाँ हाँ मतलब मैं जानने के लिए पूछ हाँ, रहा हूँ बिल्कुल आपसे। आपका आलू 20 रुपए किलो है, जी। ठीक है। ये कहाँ पे, मंडी में या रिटेल में? किसान बेचना चाहता है, किसान ने अच्छा, कोट किसान किया, बेचना चाहता है, हाँ ठीक है। किसान ने कोट किया, क्योंकि किसान खुद ही डिसाइड करेगा ना। हाँ, आपके किसान ने हिसाब कोट से किया। किसान ने 20 रुपए कोट किया, हाँ बायर भी 20 रुपए अगर देख रहा है, तो फिर आपका मार्जिन कहाँ है? नहीं, ये ऐसा होगा नहीं कि बायर 20 रुपए में खोजेगा। बल्क बायर जरूर 20 में नहीं, खोजेगा। खोजने की बात नहीं कर हाँ रहा। हाँ हाँ जो प्राइस किसान ने कोट किया जी। ऐप में, तो वो खुद ही रेट डाल रहा है, उसने रेट डाला, जो रेट उसने डाला वही रेट बायर को भी दिख रहा है। तो जो रेट आपने कोट किया वही रेट अगर बायर को दिख रहा है, तो फिर आप कहाँ से? अच्छा, आई गॉट योर क्वेश्चन नाउ। सो देखिए, हमारे प्लेटफॉर्म के ये पिलर्स हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंट है, ओपन टू ऑल है, सारे किसान, सारी तरह के किसान बायर्स भी पोस्ट करते हैं, सेलर भी पोस्ट कर सकते हैं। सो अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म में जाके किसी किसान से 20 रुपए में आलू ले लेते हैं, 20 रुपए आपका बजट है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, जब वो किसान जाके अपने गांव में बोलेगा कि मैंने जीकॉम में डाला था, मेरा मटेरियल बिक गया, तो फिर 100 लोग और आएंगे। उस 20 रुपए का जो आलू बिका, हाँ, उसमें आपका कोई इनकम नहीं है। उसमें मेरा नहीं है, क्योंकि बायर ने सेलर को कांटेक्ट किया, सेलर ने बायर को कांटेक्ट किया। पर इसमें ऑटोमेटिक मेरा होगा। प्लेटफॉर्म में वो डिजाइन है, हमने बंद कर रखा है, स्विच ऑफ कर रखा है। जब ये ट्रांजैक्शन होगा तो उसका जो मुझे 1% मिलना चाहिए, वो 1% मुझे मिल जाएगा। पहले लोग जुड़े तो सही, पहले किसान आए तो सही, बायर आए तो सही। मेरा अभी वो वाला जर्नी चल रहा है। मतलब मैं अगर अभी 2 साल आगे चला जाऊं, हाँ, मैं ये सोचूं कि बहुत सारे लोग आपका प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, क्या तब ये होने वाला है कि किसान अगर 20 रुपए आलू का भाव कोट करेगा तो बायर को 22 रुपए दिखेगा? नहीं, हम ये नहीं करेंगे। हम किसान से अपने 20 पैसे या आप उसमें प्राइस लेंगे। आप हाँ, उसमें हम अपना 1% या 20 पैसे या 1 रुपए जो हमें लेना होगा, जो हम तय करेंगे, वो हम लेंगे। ये मतलब किसान के पास ये अंडरस्टैंडिंग रहेगी, किसान कोई डिक्लेरेशन देगा कि मेरा टोटल जो ट्रांजैक्शन होगी, टोटल जो अमाउंट होगा, उसका 1% मुझे जीकॉम को देना है एज ए प्लेटफॉर्म। देना नहीं, अपने आप कट भी जाएगा और उनका मतलब ट्रांजैक्शन आपके थ्रू होगा। हाँ बिल्कुल, ट्रांजैक्शन फिर वो डायरेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, हमारे प्लेटफॉर्म में होगा और फिर वो कंट्रोल हमारे पास है। हमारे पास बहुत सारे कंट्रोल है जो मतलब आगे चल के यही होने वाला है कि व्हाटएवर ट्रांजैक्शन विल हैपन, इवन 1 kg और 100 किलो, इट विल बी थ्रू योर प्लेटफॉर्म ओनली, सो दैट योर प्लेटफॉर्म शुड अंडरस्टैंड कि इतना ट्रांजैक्शन हुआ है, उसका इतना पैसा मेरा है और बाकी तुम लोगों के पास पहुंच जाएगा। प्लेटफॉर्म में वो कैपेबिलिटीज आज भी हैं। इनफैक्ट, और ये पैसा क्या रिलीज आप ही लोग करने वाले हैं क्या डायरेक्ट उनके पास जाएगा? देखिए, आज की डेट में जो पैसा ट्रांजैक्शन होते हैं हमारे माध्यम से होते हैं, तो पैसा हमारे थ्रू चैनलाइज होता है, और जो ट्रांजैक्शन वो आपस में डायरेक्ट कर लें, फिर वो उनकी आपस की समझ है। अब जैसे बहुत सारे केसेस में ऐसे होते हैं कि 15 डेज ट्रांजैक्शन पीरियड रहता है, 21 डेज का क्रेडिट पीरियड रहता है, तो आपका क्या प्रोसेस है? वो हम क्रेडिट पे काम नहीं करते। नहीं, क्रेडिट की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए, हाँ, जो पेमेंट टर्म्स होती है ना, पेमेंट टर्म्स होता है कि 7 दिन में आपको पेमेंट करेंगे। हम पेमेंट टर्म्स में वही काम कर पाते हैं, पेमेंट टर्म्स में हम वही काम कर पाते हैं जहाँ हमारे पास बायर रिलायबल है। तो अगर हम किसी कॉर्पोरेट या ट्रस्टेड नेटवर्क हमारे पास आया है कि हमें ये दिला दो, हमें मालूम है कि हमें पैसे हमारे मिल जाएंगे, वहां पे फिर मैं अपने पास से पैसे लगा देता हूँ, किसान को मैं अपने पास से पेमेंट कर देता हूँ। ओके, हाँ, मतलब किसान को आप सेम टाइम दे देते हैं? किसान नहीं, अपना प्रोडक्ट नहीं देगा किसान। ओके, मतलब ये रिस्क जीकॉम उठाता है। किसान बाई चांस अगर पेमेंट अटकता है, वो गाड़ी हिलने नहीं देगा, अपनी स्पॉट से, लोडिंग स्पॉट से गाड़ी हिलने नहीं देगा उसको जब तक। तो फिर तो जीकॉम की प्लेटफॉर्म में तो मतलब एज ए जीकॉम, मैं किसान की बात नहीं कर रहा हूँ अभी इस समय तो फिर जीकॉम के प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर ये हो रहा है और अगर आप ये रिस्क खुद ले रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि कोई अगर कुछ भी अगर होगा गलत, नेगेटिव, तो वो आपको झेलना है, वो आपके लॉस में काउंट होगा? इफ अ ट्रांजैक्शन गोज रॉन्ग, हाँ, हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क है गोज रॉन्ग। इसलिए हम इस तरह के ट्रांजैक्शन बहुत सोच समझ के करते हैं। ट्रांजैक्शन का नंबर्स बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब देन आपको रिकवरी में पड़ना पड़ेगा। मुझे रिकवरी में पड़ना पड़ेगा। हुए हैं धोखे, हुए हैं, तो ये डाइवर्शन हो जाता है, धोखे हुए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरी साइड से था इसमें, लाइक आप जैसे बोल रहे हैं कि वो खुद से भी कर लेते हैं, तो आपको नहीं लगता जीकॉम का जो कस्टमर है वो चले जाए, वो फिर आस्क में खुद से ही बात कर ले? जी, बायर और सेलर। ये क्वेश्चन, हाँ, आप कुछ नहीं तो 100 व्यक्ति होंगे। मैं आपको ऑन कैमरा पूछ लेता हूँ। जी, ऐसे बाहर से नहीं हो सकता है। जी, हाँ। इसमें एक और सवाल छोटा सा आता है कि जो आप बोलते हैं कि आपके प्लेटफॉर्म में डायरेक्ट बायर और सेलर मिल सकते हैं, तो मान लीजिए आपके थ्रू मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस में होता है जो दलाली बोलते हैं कि दलाल मिलाते हैं और फिर दलाल को बाईपास करके वो डायरेक्ट डील करने की कोशिश करते हैं।
फिर आपका रोल कहाँ जाएगा? जी, आपने ये सवाल बहुत अच्छा पूछा इसका। आज जब हमारे पास अमेज़न या फ्लिपकार्ट से पैकेट डिलीवर होता है, उसमें उस प्रोडक्ट के सेलर का नाम लिखा होता है। किसने भेजा, वो कहाँ से आया, उसका नाम, पता, नंबर सब लिखा होता है। नेक्स्ट टाइम आपको जब वो प्रोडक्ट फिर चाहिए होता है, वापस आप फ्लिपकार्ट या अमेज़न में जाते हैं, आप उस डायरेक्ट नंबर को कॉल नहीं करते हैं। जरूरी नहीं है, होते भी है। नहीं करते होंगे लोग, ज्यादातर जो मुझे समझ है लोग डायरेक्ट तो स्टिल प्लेटफॉर्म में जाते हैं। उसकी 2-3 रीजन है। एक, प्लेटफॉर्म का ट्रस्ट या गारंटी, यस, ट्रू, राइट। ट्रू। दूसरा रीजन होता है कि इस ट्रांसफॉर्मेशनल दुनिया में जहां हर दिन चीजें बदल रही हैं, आपको कैसे पता कि यह सेलर इस प्रोडक्ट की मुझे आज भी बेस्ट प्राइस दे रहा है और यह बायर मुझे आज भी इस प्रोडक्ट के लिए बेस्ट प्राइस ऑफर कर रहा है। उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म ही जाना पड़ेगा जहां सेम प्रोडक्ट के मल्टीपल सेलर्स हैं और मल्टीपल बायर्स हैं। ठीक है, टू हैव दैट ट्रांजैक्शन गारंटी और हैव फेथ, वो हाँ। प्लेटफॉर्म के ऊपर ही फेथ करता है। दिस इज जेन्युइन, दिस इज प्लेटफॉर्म ट्रू। में फेथ है। दूसरी चीज, बायर के पास भी मल्टीपल ऑप्शन है, सेलर के पास भी मल्टीपल ऑप्शन है, राइट। और तो वो प्लेटफॉर्म पे जाएगा ही तभी उसको पता लगेगा कि हाँ यार और भी ऑप्शंस हैं जो मुझे ज्यादा सस्ता दे सकता है या ज्यादा वैल्यू दे सकता है। और एक और मेरा है जो आंसर इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं है। एक मैं से मानता हूँ कर्मा, कि आपकी वजह से, आपके प्लेटफॉर्म की वजह से किसी का भला हुआ, 2 लोगों ने काम किया, वो कर्मा घूम फिर के आपको आके बेनिफिट करेगा। वो घूम फिर के आएगा आपके पास, कब आएगा मैं नहीं जानता, वो लौट कर आएगा। और लौट कर आए हैं लोग जिन्होंने बताया कि यार हमारा नुकसान हो गया, हमने उससे डायरेक्ट गए और फिर उस अगली बार क्वालिटी वो नहीं थी, अब तो हम आपसे लेंगे, आपके माध्यम से लेंगे। सो मेरा पॉइंट ये है कि जो हमारी यूनिवर्सल फोर्सेस हैं वो भी कहीं ना कहीं राइट को, सही को सपोर्ट करती हैं। वो भी कहीं ना कहीं, कर्मा इज देयर, आई बिलीव इन कर्मा। नाउ माय मेजर क्वेश्चन ये है कि अभी अगर आज की तारीख में अगर मार्च 2024 की डेटा मैं आपसे शेयर करूं, सो अराउंड 3000 एग्रीटेक कंपनीज आर देयर जी, इन स्टार्टअप रजिस्टर्ड हु आर वर्किंग इन दिस फील्ड, 3000, जी, और ये रोज बढ़ रहा है। जी, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट कि आफ्टर दिस कोविड पीरियड देयर इज अ ट्रांजिशन इन एग्रीकल्चर। देयर आर लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड देयर आर पीपल, पढ़े लिखे लोग एंटर कर रहे हैं एग्रीकल्चर में बिकॉज ऑफ सर्टेन अनसर्टेनिटीज। इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड को अगर देखा जाता है तो एग्रीकल्चर इज द मोस्ट रिस्कीएस्ट जॉब, बिकॉज वहां पे कोई कंट्रोल नहीं है आपके ऊपर। वहां पे प्रकृति के ऊपर कंट्रोल है, प्रकृति के ऊपर कंट्रोल, वहां पे आपके कंट्रोल नहीं है। सो ऐसा माना जाता है कि अगर जनता का ज्यादा रुझाव एग्रीकल्चरल फील्ड के ऊपर है तो वो इंडियन या किसी भी स्टेट की इकोनॉमी के लिए सही नहीं है, बिकॉज वो कंट्रोलेबल नहीं है कि क्या यील्ड आप निकालेंगे या क्या रेवेन्यू आप जनरेट करेंगे। क्योंकि आज जो रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हैं वो अगले साल भी उतना ही रेवेन्यू जनरेट होगा, उतना ही यील्ड होगा, पॉसिबल नहीं है। नाउ उसके लिए ये जो प्रिसिशन फार्मिंग का तरीका नया बने हैं, जहाँ पे लॉट ऑफ पेस्टिसाइड्स, लॉट ऑफ अदर यूजेस हैं, ताकि आप कम जगह पे ज़्यादा उपज कर सकें और फिर आप उतना रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो ये जो प्रोपोजिशन है कमर्शियल, इसको आप कैसे देखते हैं? पहले तो आपने जो बताया कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो एग्रीटेक में काम कर रहे हैं, जी, ये बिल्कुल सही है। मुझे हर महीने 2 नए एग्री स्टार्टअप के बारे में पता लगता है, 2-4 का, है ना। सो यह कहना गलत होगा या दम होगा कि मैं ही हूँ जो ये कर रहा हूँ, या आई एम द ओनली प्लेयर, सोल प्लेयर, किसी भी मैटर में। एग्री में 100 प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो किसी भी प्रॉब्लम में कोई ये कहता है कि आई एम द ओनली प्लेयर और आई एम द पायनियर, सो वो गलत बात होगी। सो अच्छी बात है कि इतने सारे लोग कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम भी उतनी बड़ी है और उतनी डाइवर्स है और उतनी सारी है। कोविड के बाद जो फोकस हुआ है वो हेल्दी फूड में थोड़ा हुआ है फोकस, कि दूसरा साइकोलॉजिकल एक बैरियर थोड़ा सा हटा है कि यार कल क्या होगा हमने नहीं जाना है, क्या चीज़ क्या टर्न लेगी हमें नहीं पता, पर खाना तो चाहिए। तो बहुत सारे जो लोग सक्षम थे और जो कर सकते हैं वो एग्री में आकर खेती कर रहे हैं, और इस तरह के जो ज़्यादातर लोग हैं वो नेचुरल फार्मिंग, जहर मुक्त खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। उनको देख के आसपास का किसान मोटिवेट होगा
कि कई लोगों ने एक साइकोलॉजिकल बैरियर बना दिया है कि अगर आप ऑर्गेनिक करोगे तो उत्पादन कम हो जाता है। आप कई 10 किसानों से बात करेंगे तो 8 किसान ये बोलेंगे कि अरे भैया उत्पादन कम हो जाता है। किसान को तो उत्पादन से मतलब है, क्योंकि उसी से उसके घर चलना है, पैसा आना है। सो उनको देखकर वो बैरियर हटेगा साइकोलॉजिकल कि नहीं, ऑर्गेनिक से ज़्यादा ली जा सकती है। पर आपको धैर्य रखना पड़ेगा, सही प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ेंगी, सही चीज, यू हैव टू डू द राइट थिंग। सो ये भी अच्छी बात है। जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एग्रीकल्चर ग्रो करने की बात हो रही है, कम जगह में ज़्यादा, ये भी एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि मैं इसका स्पेशलिस्ट तो नहीं हूँ। जो हाइड्रोपोनिक्स होता है और जो पॉली हाउस होता है, उसमें जो खेती की जाती है वो कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है। उसमें जो आप न्यूट्रिशनल सप्लाई करते हैं हाइड्रोपोनिक्स में पानी के माध्यम से, या जैसे भी आप करते हैं सप्लाई कंट्रोल एनवायरनमेंट में, वो आप उतना ही करते हैं जितना उसका आपको जनरली वो लोग एक एग्रोनॉमिस्ट भी रखते हैं। जैसे एक डॉक्टर आपको बताता है डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या तकलीफ है कि कौन सी दवाई कितनी लेनी है, ठीक उसी तरह उतना ही प्लांट को न्यूट्रिशन दवाइयाँ दी जाती हैं। और ये लोग मोस्टली जो कर रहे हैं, मोस्टली बोलना तो शायद गलत हो जाएगा क्योंकि मैं इतने इकोसिस्टम को इतने विस्तार से नहीं जानता, पर जिन लोगों को जानता हूँ वो केमिकल फ्री कर रहे हैं। पहली चीज, कंट्रोल एनवायरनमेंट होने की वजह से, प्रोसेस फॉलो करने की वजह से उनकी फसलों में बीमारियां, कीड़े नहीं लगते हैं, राइट। मैं ऐसे लोगों की मार्केटिंग कर रहा हूँ। ओके। तो जो उन्होंने बताया वह मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर कभी कुछ लग भी गया तो बोले हम वो एक्सेप्टेबल वाले यूज करते हैं, ऑर्गेनिक या एक्सेप्टेबल वाले यूज करते हैं, जो बैंड नहीं है, हार्मफुल नहीं है, तो वो वाली चीजें हम यूज करते हैं। सो ये अच्छी चीज है। किसान का परिवार तो मल्टीप्लाई होते जा रहा है, जमीन टुकड़ों में बढ़ते चली जा रही है, बंटवारा। तो कम जगह में ज्यादा उगा सके, ये सोच अच्छी है। उसमें टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन अच्छा है। पॉली हाउस हो गया, हाइड्रोपोनिक्स हो गया, जो भी हो गया। लेकिन जो ज्यादा क्वांटिटी में जो चाहिए उसका क्या होगा? ज्यादा क्वांटिटी, हाँ, तो उसमें होता है ना, ये हाइड्रोपोनिक्स और जो ये मेथड्स हैं, इनमें आप कम जगह में ज्यादा उगा पाते हैं विदाउट पेस्टिसाइड्स। हाँ, विदाउट पेस्टिसाइड्स। हाँ, देखिए पहली चीज, वो कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है, उसमें केयर होती है, 24/7 केयर टेकर्स होते हैं जो उतना ही न्यूट्रिशन या चीजें सप्लाई करते हैं जितने की जरूरत है, उनका सब कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है। सो अगेन मैं ये गलत नहीं प्रेजेंट कर, देखिए इंडिया में हजारों लाखों पॉली हाउस बंद पड़े हैं, लेकिन उसकी जो मेरी समझ है एक्सपर्ट से और जो सब्जेक्ट में जो उस एरिया में काम करते हैं, वो इसलिए बंद नहीं पड़े कि वहाँ घाटा हो गया, उन लोग उसको सही टेक्निक से चला नहीं पाए। ट्रू। तो बहुत सारी कंपनी आ रही हैं जो सही टेक्नोलॉजी गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है कि आप उस पॉली हाउस को सही कंट्रोल एनवायरनमेंट में सही तरीके से चला पाए। आपको जहाँ पे ए ग्रेड वेजिटेबल की डिमांड है, ए ग्रेड चीजों की जरूरत है, वो आपको एक पॉली हाउस या हाइड्रोपोनिक सिस्टम दे सकता है। कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है ना, तो कंट्रोल एनवायरनमेंट में आपने उतना ही चीजें दी, उतना ही लाइट, सनलाइट या जो भी दिया, और उसके मतलब लाइट्स वगैरह जो है, पानी, न्यूट्रिशन जो भी दिया आपने, वो भी बढ़िया है। और वहां पे कोई हवा नहीं चली, तूफान नहीं आया, कोई फसल खराब नहीं हुई, इन द सेंस, राइट। सो वो एक ए ग्रेड की फसल वहीं से निकल के मतलब मार्केट में जा रही है जहाँ ए ग्रेड की डिमांड है। सो वो अच्छी चीज है, टेक्नोलॉजी अच्छी है कि छोटा किसान भी उसको लेकर उतना उगा पाए, उस टेक्नोलॉजी की यूज करके वो इतना समृद्ध बने, तो ये बड़ी खुशी की बात होगी। आपकी कंपनी की एंटिटी क्या है? आपने जब इसको शुरू किया था, ये प्रोप्राइटरशिप फॉर्म था या पहले से प्राइवेट लिमिटेड है? प्राइवेट लिमिटेड है। सो एनी थिंग यू आर लुकिंग फॉर सम फंडिंग, एंड उसका कोई रोड मैप है आपके पास कि आप इतना फंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड यू हैव अ रोड मैप टू एक्सपेंडिचर ऑन दोस कैटेगरीज? इसका आंसर मेरा थोड़ा लंबा सा होगा। हाँ, मुझे फंड की रिक्वायरमेंट है। कहीं ना कहीं मेरी स्टडी पुअर थी, या मेरा होमवर्क पुअर था। सो मैंने एक परफेक्ट सिस्टम डिजाइन तो कर दिया, बना तो दिया, लेकिन वो टूल का उतना उपयोग नहीं हो रहा है, जैसे मैं बता चुका हूँ। सो कहीं ना कहीं हमने 6 साल में जमीन पर बहुत सीखा है, और हम जीकॉम को और इजी मीडियम से रीलॉन्च करेंगे कि वो किसानों में भी पॉपुलर हो, बायर साइड भी पॉपुलर हो। एक तो ये पॉइंट है जिसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए। दूसरा, जीकॉम ने इस दौरान हमारे पास 2022 में एक अपॉर्चुनिटी आई, ऑर्गेनिक किसान रिकॉर्ड मैनेजमेंट करते हैं, 10 पेजेस का रजिस्ट्रेशन, फार्म डायरी, चेकलिस्ट। ओके। ये रिकॉर्ड्स पहले इंटरनल इंस्पेक्टर चेक करता है, फिर एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन बॉडीज चेक करती हैं। दैट्स हाउ उस फार्मर के प्रोड्यूस को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिलता है।
एंड दैट्स हाउ वो आप ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट शेल्फ में देखते हैं, जो मार्केट में देखते हैं। सो वो 10 पेज का डॉक्यूमेंटेशन बहुत टीडियस होता था, बहुत लेबोरियस होता था। तो हमें एक ग्रुप ने बोला कि इसका कुछ करिए, आप टेक्निकल हैं, आपने वेबसाइट बनाई है। सो हमने उस समय तक हम समझ चुके थे कि किसान ऐप यूज नहीं करना चाहता, ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहता। दूसरा हम ये समझ चुके थे किसान के लिए वेबसाइट के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने डिफिकल्ट होते हैं कि गो टू abc.com, क्लिक दिस क्लिक दैट, डिफिकल्ट होते हैं। तो हमने एक बेहतरीन टूल बनाया जो व्हाट्सएप से डिलीवर होता है। तो हमने एक ऐसी रिकॉर्ड मैनेजमेंट सर्विस बनाई कि we can do any kind of record management for any kind of activity, for any kind of organization, for any kind of project at a frugal cost of चाय समोसा। क्योंकि हम अपने टारगेट ऑडियंस को जानते थे कि हमारा फार्मर ग्रुप या फार्मर इंडिविजुअल फार्मर लाखों को आईटी का बिल नहीं दे सकता, और पर आईटी काम कराना है तो मुझे तो लाखों के डेवलपर रखने पड़ेंगे। सो क्यों ना एक ऐसी चीज बनाई जाए जो कॉन्फ़िगरेबल हो। हमने एक बढ़िया, उसको ऐसा समझिए कि हमने एक बढ़िया बेस बना लिया है। अब उसको उसके ऊपर उसे जो जरूरत होती है उसके फॉर्मेट में, उसके प्रोजेक्ट के अनुसार हम उसे कॉन्फ़िगर करके दे देते हैं। इससे उसका इम्प्लीमेंटेशन टाइम और इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट 1/10, 1/50, 1/100 हो जाती है। और जो यूजेस कॉस्ट है वो पर ईयर 10 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज पर फार्मर पर ईयर, इस तरह की फ्रूगल कॉस्ट है। So we are proud to say that GCOM India is providing digital services to farmers and farmer organizations at a frugal cost that they can afford, in a medium they understand. Delivery medium is WhatsApp, and that this service is launched 6 months back. It took us around 1.5, almost 2 years to mature this base on which we quickly build something and deliver. बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमने इसमें भी किया है। सो ये अब सर्विस रेडी है, हम इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, नए ऑर्गेनाइजेशन हमसे जुड़ रहे हैं, उनको ये बात अच्छी लग रही है कि फार्मर फ्रेंडली है, व्हाट्सएप से डिलीवर होता है और 10, 20, 30 रुपए में साल भर की सर्विस मिल रही है, राइट। सो ये हमारा एक अकम्पलिशमेंट है। तो यहाँ से हमारे रेवेन्यू आने लग गए हैं। अब जीकॉम की वो समस्या खत्म हो गई है कि हम अभी 6 साल, हमारे 6 साल 8 जून को ऑन पेपर हो जाएंगे, अदरवाइज 6 साल तो हो चुके हैं। 8 जून इज अवर फाउंडिंग डे। अदरवाइज मैंने ऑफिस तो मैंने बताया 2 अप्रैल को मैं आ गया था, 2 मई को मैं इंदौर परमानेंटली आ गया था और 9 तारीख को मैंने ऑफिस की लीज साइन कर दी थी, 9 मई को। सो 6 साल तक अभी इस कंपनी में मेजोरिटी मैंने पैसे लगाए हैं अपनी सेविंग से। धीरे धीरे जीकॉम इंडिया जो ओरिजिनल है, जिसमें हम एक वर्चुअल मंडी बनाए हैं, जिसमें कि हम चाहते हैं काश्मीर का किसान केरल में बेचे और मणिपुर का गुजरात में, जो हमने पायलट संभव भी करके दिखाया है, उसमें हमारी ग्रोथ स्लो एंड पेनफुल है एंड स्टेडी है, पर ग्रोथ है। ठीक है, वो अभी सस्टेनेबल नहीं है। आईटी सर्विस में हमने इन्वेस्ट किया करीब 1.5-2 साल, अब उसकी हम मार्केटिंग कर रहे हैं, वहां से हमें काम मिल रहा है। ये आईटी सर्विस हमें सस्टेनेबल बना देगी। अब जीकॉम इंडिया का ये 7th ईयर, पहला साल होगा जब हम अपने खर्चे अपने ही निकाल लेंगे हम, तो वो वाला एक टेंशन खत्म हो गया है। मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए जीकॉम इंडिया को रीलॉन्च करने के लिए, जो हमने सीखा है 6 सालों में जमीन से, कि हम क्या करें कि वो मोर एक्सेप्टेबल हो अमंग फार्मर्स एंड बायर्स कम्युनिटी। और हम एक और इनोवेटिव प्रोडक्ट बना रहे हैं। वी वांट टू डिलीवर एन ERP टू कॉमन फार्मर्स ऑफ इंडिया। इसमें 2 चीजें हैं जो आसानी से समझ नहीं पाते हैं लोग। एक कि ERP कॉमन किसान को क्यों चाहिए। ERP आर जनरली यूज्ड बाय लार्ज इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रीज, राइट। एक कॉमन किसान ERP यूज करके क्या करेगा, वो हमने फिगर आउट कर लिया है। ठीक है। दूसरा, एक ERP व्हाट्सएप से डिलीवर कैसे होगा। सो ERP इज जनरली अ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर, इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड स्किल। उसके लिए ट्रेनिंग होती है, उसके लिए कस्टमाइजेशन होता है, उसके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज लगता है। वो किसान को क्यों चाहिए, वो क्या करेगा, और उसको व्हाट्सएप से कैसे डिलीवर करोगे। सो मैं अच्छा आइडिया है, डिजाइन हमारा रेडी है, क्या होगा कैसे होगा वो हमारा रेडी है। मैं उसके लिए राइट इन्वेस्टर ढूंढ रहा हूँ। और एक बार राइट इन्वेस्टर मिलता है तो हम इसके लिए आगे बढ़ना चाहेंगे।
और ये प्रोडक्ट पे हमें 2000% कॉन्फिडेंस है। आपकी खुद की कोई खेती बाड़ी है? मेरे दादाजी की खेती बाड़ी थी, जिसे मेरे चाचा जी ने कंटिन्यू किया। पापा ने खेती बाड़ी अपने बचपन में करी है, लेकिन जब वो टीचर बन गए तो उन्होंने नहीं करी। और उसके बाद जो हिस्सा बंटवारा होता है उसमें पापा ने कहा कि भाई मैं तो बाहर हूँ, तुम सेवा कर रहे हो दादा दादी की, मतलब माँ बाप की, तो आप रखिए इसको। तो इस तरह पापा ने चाचा को दे दिया। तो पर हाँ, मैंने खेतों में काम किया है। जब अच्छा। हम दादा दादी के यहाँ गर्मियों की छुट्टी में जाते थे तो चाचा के साथ खेत चले जाते थे। क्योंकि आज की तरफ मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तो- ये एक बहुत कॉमन स्टोरी है हाँ, हर गांव नहीं में। तो खेतों में काम किया है चाचा जी के साथ और अपने दादाजी के खेत में। और मैंने बोला ना, मैं अंटिल ग्रेजुएशन छोटे गांव कस्बों शहर में रहा हूँ। मेरे अच्छे मित्र हैं, उनकी खेती किसानी है। तो मैंने इस एग्री इकोसिस्टम को बहुत क्लोजली देखा है, उसके पेन पॉइंट्स को देखा है। और वो आ, मैं आपको बताऊं, चंद्रशेखर आजाद जो हमारे थे स्वतंत्रता सेनानी, उनका एक कोट बड़ा अच्छा है, गरीबी अभिशाप है। True. पढ़िए आप जाके, उनका कोट है, गरीबी अभिशाप। ये ट्रू है, गरीबी अभिशाप है। Yes, yes, फार्मर गरीब है। yes. आप जाकर देखिए, किसान की हालत बड़ी खराब है। True. तो वो उसको सुधारने की जरूरत है, तो वो उसकी जरूरत है। उसमें जितने लोग काम करें या जितने लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कम है। वेरी ट्रू। और आपकी इमोशन देख के लग रहा है कि आप कितना डीपली इम्पैक्टेड है इससे। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि मैक्सिमम जो इकोसिस्टम बन रहा है वो उन्हीं के ही फायदा उठाने के लिए बन रहा है। देखिए, मैं एक चीज और बोलता हूँ जो 6 साल में मैंने जमीन पर देखा है। मैं ऐसे बहुत सारे कोटेशन बोलता हूँ जो मेरे ही हैं, कहीं पढ़ा लिखा नहीं मैं उसको, मेरे अपने अनुभव से निकल के आए हैं। उनमें से एक ये है, किसान के नाम पे किसान को छोड़कर हर कोई कमा रहा है। वेरी ट्रू, वेरी वेरी और ट्रू। और मैं कोई संत बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं भी कमाना चाहता हूँ, पर मैं पहले कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ फिर कमाना चाहता हूँ। नियत ठीक होना ज्यादा जरूरी नहीं, है। कंट्रीब्यूट मीन्स हाँ, कर भला तो हो भला। अगर मैं उसका भला करूंगा तो ऑटोमेटिक मेरा भला हो ही जाएगा। उसमें वो एक प्रकृति का नियम है, आप उसको नहीं बदल सकते। सो मेरा ये कहना है कि सभी को कमाने का हक है, सबकी जीविका है, सबका परिवार है, आप कमाइए, पर उस कमाने का माध्यम भी सही होना चाहिए। और वो लाइफ किसी काम की नहीं जो किसी के काम ना आए। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप करिए, कुछ व्यापार करिए, कुछ अच्छा करिए, उससे देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। तो आप जो भी कर रहे हैं उसमें कुछ तो भला होना चाहिए किसी का, आपके अलावा। ये जो एमएसपी का रिसेंट मुद्दा है या जो किसान आंदोलन है, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? हाउ मच फिजिबल, वायबल और लॉजिकल इट इज, और ये पॉलिटिकल गिमिक है? देखिए, मेरा ये मानना है, और देखिए मैंने तो जो बनाई है वर्चुअल मंडी बनाई है। लोग पूछते हैं आपका मॉडल क्या है। नहीं, मैं तो इन जनरल पूछ रहा हूँ, मैं आपके जीकॉम से बाहर पूछ रहा मैं हूँ। जीकॉम के बाहर ही बताऊंगा, लेकिन मैं जनरली बता रहा हूँ उसका कनेक्शन जीकॉम से है। अच्छा। मेरी सोच से जो एग्री लॉज आए थे वो किसान के लिए बहुत बेनिफिशियल थे। यस, वो बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी को खत्म कर रहे थे। यस, बहुत सारे मार्केट को ओपन कर रहे थे, किसानों के लिए नई संभावनाएं बन रही थी। यस, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। उन संभावनाओं को कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ने प्रोटेस्ट करके खत्म करवा दिया। वो मेरे ख्याल से उससे बेहतर कानून और आएंगे। देखिए, मैं उसको जीकॉम से कैसे कनेक्ट कर रहा था। लोग मुझसे पूछते हैं आपका क्या है, B2B है, B2C है, B2B2C है, ये टर्म चलते हैं मार्केट में। यस। तो मेरा अक्सर जवाब होता है मेरा A to A है। अक्सर जो लोग सुनते हैं ये टर्म पहली बार मुझसे ही सुनते हैं, एनीबडी टू एनीबडी। वो इसलिए कि मैंने अगर प्लेटफॉर्म किसानों के लिए बनाया है तो वो मैं किसी एक किसान को बोलूं तुम कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते, क्योंकि आप मेरे पैरामीटर्स में फिट नहीं कर रहे हो। तो वो करना भी गलत नहीं है। अगर कोई वैसा करना चाहे तो वो करना भी गलत नहीं है, क्योंकि आपने एक अपना टारगेट बना लिया कि मुझे एक समृद्ध किसान जिसके पास सारे संसाधन है, मैं बस उसी को टारगेट करूंगा, क्योंकि अदरवाइज मेरा हेडेक बढ़ेगा। उसमें भी कोई गलत नहीं है। पर चूंकि मेरा विजन ही था वर्चुअल मंडी बनाना है, जहाँ हर किसान अपना मार्केट प्रोडक्ट कर सके, सेल कर सके, राइट। तो मैंने वैसा बनाया, जैसा विजन था मैंने वैसा प्रोडक्ट बनाया।
वैसा मैंने सॉल्यूशन बनाया। सो ये किसान के लिए जब मार्केट ओपन होगा, बायर्स ओपन होंगे, आज भी बायर साइड से कई जगह रिस्ट्रिक्शंस है, किसान को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, कहीं भी जाके इंडिया में बेच सकता है। जैसे कल जो मुझे लीड आई गुवाहाटी से कि मुझे वीट चाहिए, मेरे पास किसान है जो वीट दे सकता है एक बार अगर प्राइस मैच हो जाए तो, लेकिन अगर वो प्राइस एक बार वो प्राइस मैच हो गई तो उसे वो वीट पहुंचाने के लिए मुझे किसी मंडी से वो मंडी टैक्स पे करवा के वो गाड़ी भिजवानी होगी, है ना। और मंडी टैक्स पे करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो किसान गुवाहाटी में बेचने में फिलहाल सक्षम नहीं है, तो कहीं ना कहीं मेरे जैसे व्यक्ति की जरूरत है। Yes. और मेरे जैसे व्यक्ति की जरूरत है तो मेरे लिए बर्डन और हर्डल है। Yes. क्योंकि मेरे पास बायर भी है, सेलर भी है, प्राइस भी मैच हो गया, क्वालिटी भी मैच हो गई, तो मेरे लिए तो ये ओवरहेड है ना। तो मेरे जैसा कोई व्यक्ति तरक्की या सक्सेस कब होगा, कब वो, जैसे मैंने कहा कि पावर ऑफ इंफॉर्मेशन का फायदा कॉर्पोरेट्स और बिजनेस तक पहुंचा है, वो गांव किसानों तक पहुंचे। अब वो मेरे और मेरे जैसे कई सौ लोगों के माध्यम से पहुंच रहा है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जीकॉम है। अब किसान को पता लग गया ये बायर है, ये सेलर है, लेकिन वो किसान सक्षम नहीं है कि वो गुवाहाटी जा सके देने। गुवाहाटी वाले को ट्रस्ट नहीं है कि मेरे को वीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किसान को ट्रस्ट नहीं है कि मुझे पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। वहां पे मेरा जैसा व्यक्ति रोल निभा सकता है, लेकिन अगर मेरे ओवरहेड्स ज्यादा हैं तो मैं भी एक कदम पीछे हो जाऊंगा, या मेरी लायबिलिटीज ज्यादा है। तो वो लॉ बहुत अच्छा था कि उसमें मार्केट ओपन हो रहा था, थोड़ा ट्रेड करना इजी होता, काम करना इजी होता, और वो सबसे अधिक बेनिफिशियल किसानों के लिए था। इंटरेस्ट है आपको पॉलिटिक्स में? मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। मैं पॉलिटिक्स को फॉलो करता था जब से मैं टीनेजर हूँ। अच्छा। मेरी राजनीतिक समझ ठीक ठाक है। मुझे मेरी ज्योग्राफी मेरी इतनी अच्छी, पापा ज्योग्राफी और संस्कृत के टीचर थे। अच्छा। सो जो 10th में 10 नंबर का एक वो आता था ना मैप का क्वेश्चन, उसमें मुझे 10 से 10 ही मिलते थे। एटलस के गुरु है आप पर? नहीं, वो गुरु वो गलत फहमी में नहीं पाता। ये सब जब तक आप स्कूल में रहते हैं तब तक आपका वो नॉलेज बड़ा स्ट्रांग होता है, धीरे धीरे आप दुनियादारी में व्यस्त हो जाते हैं। दुनियादारी में व्यस्त होने के बाद आप फिर अपने आप को उतना अपग्रेड नहीं रख पाते। तो हो सकता है मैं आज आपके 10 क्वेश्चन आंसर ना कर पाऊँ, मैं तो उस समय की बात बता रहा हूँ। ज्योग्राफी में मेरा नॉलेज अच्छा था, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे साउथ हो, चाहे ये हो। ओके। पॉलिटिक्स में मेरा इंटरेस्ट ऐसे था कि मैं हमेशा अवेयर रहा हूँ पॉलिटिक्स के बारे में, और इनफैक्ट आज भी अच्छा दिन है, चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। सो इंटरेस्ट तो है, था हमेशा से, मैं अवेयर रहा हूँ पॉलिटिकल और सोशल इकोनॉमिक सिचुएशन से। अच्छा। हाँ, रहा हूँ। ये जो पॉलिसी मेकिंग सिस्टम है, हाँ, और आज की जो पॉलिसीज का जो इम्प्लीमेंटेशन है, आप इसमें संतुष्ट हैं? देखिए, मैं उसमें ये कहना चाहूंगा कि हर किसी के अपने अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनकी अपनी थॉट प्रोसेस फ्रेमवर्क होती है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या एक ऑर्गेनाइजेशन हो। सो जिसकी सरकार होगी वो उनके ऑर्गेनाइजेशन का, उनकी पार्टी का उनका एक मैंडेट है, या उन्होंने एक प्रॉमिस किया है, राइट, तो वो तो उसे पूरा करेंगे। पॉलिसी मेकिंग, और वो उसी तरह से पॉलिसी बनाएंगे। मेरा सिर्फ ये कहना है पॉलिसी मेकर से कि आप जो भी पॉलिसी बनाएं वो एसी में बैठ के मत बनाएं। जिस संबंध में आप पॉलिसी बना रहे हैं उस जगह पे जाके, उस जमीन पे जाके थोड़ा अनुभव करें। मैं थोड़ा सा डिसएग्री हूँ इस बात से। हाँ, क्योंकि आप जब बोल रहे हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी मैंडेट के थ्रू गवर्नमेंट चला रहे हैं उनकी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग वो लोग पॉलिसी क्रिएट। नहीं, अगर मैं कहीं गलत बोल गया हूं तो मैं करेक्ट करना चाहूंगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने दो अलग अलग बातें करी। एक, सरकार जो बनी है वो उसका अपना मैंडेट है, उसने प्रॉमिस किया तो वो उस तरह की नीतियां बनाएंगी। नीतियां बनाते कौन है? अफसर है। उनको वहां से गाइडेंस मिलता है कि हम क्या चाहते हैं। नियम कानून संविधान के में रहकर नियम तो अफसर बनाएगा, पर जो अगर अफसर को ग्राउंड से फीडबैक नहीं होगा, वो आइसोलेटेड एसी रूम में काम करेगा, तो पॉलिसी थ्योरेटिकली बेस्ट होंगी, प्रैक्टिकल नहीं होंगी। लेकिन जब आप जो ग्राउंड में काम कर रहे हैं उनसे बात करेंगे, उनसे समझेंगे रियल प्रॉब्लम्स क्या है, रियल चैलेंजेस क्या है, तो वो पॉलिसी बेहतर निखर के आएगी, बेहतर बन के आएगी, राइट। ये मेरा हम्बल सबमिशन है। और जैसे उदाहरण के लिए देखिए, मैंने जीकॉम का एक परफेक्ट ऐप बना दिया, परफेक्ट वेबसाइट बना दी, और मेरा होमवर्क पुअर था।
अब मैं उसे रिलॉन्च करना चाह रहा हूँ जिसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन अब वो रिलॉन्च करूंगा मेरे ग्राउंड के अनुभव के बराबर, तो बेहतर होगा और बढ़िया भी चलेगा, मुझे भरोसा है। तो आने वाले समय में जीकॉम को अगर हम देखना चाहेंगे तो ये ईआरपी एंड टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड में ही रहना है, कि आप इसमें कोई प्रोडक्ट की परचेज सेलिंग में भी आना चाहते हैं, या कोई दूसरा रोड मैप भी आप इसमें देख रहे हैं, मतलब एक विकल्प कुछ आप देख रहे हैं इसमें फॉर द रेवेन्यू रिसोर्सेज? फिलहाल तो अगर बोला जाए तो हम दो चीजें कर रहे हैं। जीकॉम जो एक वर्चुअल मंडी है, बायर को सेलर से कनेक्ट करना, इट इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। हाँ टेक्नोलॉजी, और फिर उसमें हमारा मैनुअल एफर्ट इन्वॉल्व होता है, हैंड होल्डिंग इन्वॉल्व होती है। यस। दूसरा, हमने सीट्स में काम चालू कर दिया है, क्योंकि अच्छा। हमारे पास बहुत सारे डिमांड आती थी सीट्स की, कि किसान पहले जीकॉम का हर दिन नहीं, हर सैटरडे को 12 बजे एक हमारा प्रेजेंटेशन होता था। हमने जीकॉम बना लिया, आप लोगों को हम आउटरीच करते थे, वो पूछते थे हो कौन आप, क्या है, तो हम बोलते थे प्लीज ये लिंक ज्वाइन करिए 12 बजे शनिवार को, और फिर मैं उन्हें घंटे 2 घंटे समझाता था कि आपको कैसे रजिस्टर करना है, क्या करना है, फायदे क्या है, हम कौन है, जैसे आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हम करते थे। तो इन इंटरेक्शंस में एक कॉमन डिमांड थी कि सर सीट्स का कुछ करिए, सर अच्छे सीट्स नहीं मिलते हैं और अच्छे अच्छे ब्रांड्स के सीट्स फेल हो जाते हैं। सो उस तरह से हम सीट्स में हमें अपॉर्चुनिटी नजर आई, तो हम उसमें आ गए, क्योंकि स्टार्टअप है, हमें तो रेवेन्यू चाहिए कहीं ना कहीं सर्वाइवल के लिए, राइट। और इसके अलावा हमें आईटी सर्विस की अपॉर्चुनिटी आई, तो हमने उसमें एक बढ़िया इन्वेस्ट किया, बढ़िया टूल बना लिया कि हम किसानों को एक अच्छी आईटी सर्विस उनके फॉर्मेट में जो वो समझ सकें और एक कम कॉस्ट में हम दे पा रहे हैं। सो एज अ स्टार्टअप आपको एजाइल रहना पड़ता है, एज अ स्टार्टअप आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है, और आपको पिवट करना पड़ता है जैसी जरूरत पड़े। लेकिन मेरा आज भी एक अगर बोलूं तो सुई की नोक बराबर भी मेरा विजन डाइल्यूट नहीं हुआ है कि हम जीकॉम इंडिया को फार्मर से रूरल इंडिया का अमेजोन बना देना चाहते हैं। और हमारा विजन है कि जैसे आज हम कुछ भी बोलते हैं कि फला चीज गूगल कर लो, ढिमका चीज गूगल कर लो, तो जब भी कोई एग्री के सप्लाई डिमांड का मैटर हो, लोग बोलें कि जीकॉम में देख लो एक बार, ये विजन हम कैरी करते हैं। आज भी हमने डाइल्यूट नहीं किया है। एक स्टार्टअप को चलाने के लिए जहां हमें जैसा नई अपॉर्चुनिटी मिली हमने उसे लिया, पिवट किया, और भी करेंगे, और पर वो ओरिजिनल विजन डाइल्यूट नहीं हुआ है। तो इसी में मेजरली आप रहना चाहते हैं? हाँ, हम रिकॉर्ड मैनेजमेंट सर्विस हमारी मतलब इज अ वेरी नाइस थिंग वी हैव डन। कितना स्ट्रेसफुल होता है एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी? मेरा तो ये कहना है कि आपको, मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा भारत देश में जॉब देने वाले बने। मैं ये जीकॉम इसलिए भी कर रहा हूँ कि जो हम बात करते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हो सकता बन भी जाए बहुत जल्दी। Yes. पर लेकिन उसके बाद 10, 15, 20, 25, 30 जो भी बनना है, हमें 50 आने वाले कुछ सालों में, इसका बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन करेगा फार्मर्स एंड रूरल इंडिया। मेरा पर्सनल बिलीफ है कि जो नेक्स्ट भारत का ग्रोथ इंजन है वो है रूरल इंडिया एंड फार्मर्स, जो इकोनॉमी को बूस्ट देगा। पर वो कैसे देगा जब तक आप उन्हें मजबूत नहीं करोगे, राइट? True. सो मैं तो उसमें लग गया। और अगर आप स्टार्टअप्स को भी किसी हायरार्की में लगाएं कि कौन सा इजी है कौन सा डिफिकल्ट है, तो हमने थोड़ा हायर साइड वाला ही, हायर डिफिकल्टी वाला ही चूज कर लिया है। बहुत हैंड होल्डिंग, बहुत कुछ होती है। हर दिन हमारी 2-3 चीजें होती हैं जो हमारा उत्साह बढ़ाती हैं, हमें खुश करती हैं, और 2-4-5 चीजें रोज होती हैं जो है जो आपको डिमोटिवेट करती हैं, डिस्करेज करती हैं, पीछे खींचती हैं। हर दिन का है। आई हैव बीन लिविंग दिस सिंस 6 years। तो ये 6 साल में कभी ऐसा समय आया जिस समय लगा कि ये गलती हो गया, वापस से वही करते हैं? देखिए, मैं अगर ये कहूँ कि किसी भी स्टार्टअप फाउंडर के मन में ये बात कभी नहीं आई, हाँ। क्यों तो मैं ये कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, सुकून की जिंदगी जी रहा था। कोई ये फाउंडर बोले कि मेरे मन में ये बात कभी नहीं आई, वो झूठ बोलता है। वो झूठ बोल रहा है। मैंने जैसे कहा, हर दिन 2-4 चीजें होती हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं, और हर दिन 2-4 चीजें होती हैं जो आपको पुल डाउन करती हैं, डिसअपॉइंट करती हैं, निराश करती हैं। मतलब
ये मेरा रोज का रूटीन है कि मैं सोचकर कुछ आता हूँ कि आज मुझे ये करना है और मैं करता कुछ और हूँ। हर दिन प्रायोरिटी रिशफल होती हैं। मेरा स्ट्रगल थोड़ा और ज़्यादा है, नॉट ओनली बिकॉज की डिफिकल्ट सेक्टर सब्जेक्ट चुना है, जो करना चाह रहे हैं वो सेल्फ इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। मैं सोलो फाउंडर हूँ। मैंने कुछ दोस्तों से बात करी जो यूएस कनाडा में हैं, जो मेरे साथ थे वहाँ पे। वो जुड़ना तो चाहते थे लेकिन वो इंडिया के लिए रेडी नहीं थे। और जब मैं इंडिया में आके कुछ लोगों को फोन लगाया जो पुराने मित्र थे, वो अच्छी नौकरी कर रहे थे, अच्छा पैकेज था, उनकी ईएमआईज थी कारों की, घरों की, तो वो छोड़ नहीं पाए। तो देन आई हैड टू गो सोलो। पर मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको कोई व्यक्ति जो आके कुछ करना चाहता है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, जरूर करे, क्योंकि आपके जैसे हजारों लाखों लोगों की जरूरत है, क्योंकि हजारों लाखों प्रॉब्लम्स हैं। आप रोजगार पैदा करेंगे, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ये एक अच्छी बात है। पर उसके पहले आप अच्छे से आकलन कर लें, खुद को समझ लें कि आप इतना स्ट्रेस हैंडल कर सकते हैं कि नहीं, आप अपने आप से कंफर्टेबल हैं कि नहीं। अगर आप अपने आप से कंफर्टेबल नहीं है, सो देन वो एक आप कहीं ना कहीं यू शुड फर्स्ट ट्वीक योरसेल्फ, फर्स्ट अपने आप को इम्प्रोवाइज करें। या वो जो चीज है जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बहुत सोलो और बहुत लोनली जर्नी है। मतलब ये मान के चलिए कि एक स्टार्टअप फाउंडर की जर्नी बहुत लोनली और बहुत तन्हाई वाली होती है। आपको आपके दिमाग में क्या चल रहा है आप जानते हैं, क्या सही चल रहा है क्या नहीं सही चल रहा है वो आप जानते हैं, आपका विजन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं वो आप जानते हैं। आपका कौन सा टीम मेंबर, कौन सा एम्प्लॉय उससे अलाइन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, किसको आप मजबूरी में रखे बैठे हैं कि यार अब ये जाएगा तो दूसरे को आएगा, तो चल भाई जो है जैसा है काम कर, राइट। कोई ऐसा है जो बहुत अच्छा करता है, उसे आप छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन उसके अपने एस्पिरेशन है, लेकिन आप उसको एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप वो जाना चाहता है। मतलब रोज आपकी 10 समस्याएं होती हैं, 1000 चीजें होती हैं। अगर आपके पास कोई गो फाउंडर है जो आपके साथ थॉट प्रोसेस में, विजन में अलाइंड है, तो आप बहुत लकी हैं। और ऐसे अगर 2-4 और हैं तो आप बहुत ज्यादा लकी हैं। और आप जरूर उसको एज अ ब्लेसिंग समझिए, एक अच्छी टीम बना के बढ़िया काम करिए और आगे बढ़िए। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो पहले तो अच्छे से एवेल्युएशन कर लीजिए कि आपको अभी करना चाहिए, कुछ दिन रुकना चाहिए। बट हाँ, ये बहुत स्ट्रेसफुल होता है और बहुत तो स्ट्रेस में तो मजा है नहीं। हाँ देखिए स्ट्रेस भी क्या होता है, समय के साथ आप मेच्योर होते हैं। यस ट्रू। कहीं ना कहीं जब आप में कम समझ होती है आप रिएक्ट करते हैं। यस। फिर धीरे धीरे आप रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। यस। कुछ ऐसी भी चीजें आती हैं जिसे आप पहले ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, फिर वो आपको लगता है यार तो प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है, ठहराव आ जाता है। इतनी इंपॉर्टेंट थी नहीं, मैंने क्यों इतना हेडेक लिया इसके लिए, यू नो। यस। तो पहली चीज तो मुझे स्ट्रेस ऐसा है कि काम 1000 है और समय आपके पास वही 24 घंटे जिसमें आपको दिनचर्या भी करनी है, सोना भी है और काम भी करना है। तो काम खत्म ना होने पाने का स्ट्रेस, मतलब काम कितने सारे लोगों से फॉलो अप लेना है, कितने सारे लोगों से बात करनी है, कितने सारे लोगों से प्रेजेंटेशन देना है, वो एक जो बड़ी टू डू लिस्ट है जो बढ़ते चले जाती है, उसको भी मैं बहुत नॉर्मली लेता हूँ। क्योंकि कहावत है, आप खत्म हो जाएंगे पर काम खत्म नहीं होगा, राइट। तो मैं भी जो बेस्ट बन सकता है करता हूँ। और मुझे ज्यादा स्ट्रेस जो अनवेलकम या जो आप नहीं सोचते हैं हो जाती हैं, कोई उड़ता हुआ तीर, नहीं वो नहीं बोलूंगा मैं। वो मैं ये बोलूंगा कि कुछ ऐसे अनप्लीजेंट इवेंट हो जाते हैं, तो उन चीजों का हो सकता है, लेकिन जो शायद लॉजिकल नहीं है, जरूरत भी नहीं थी, लेकिन हो जाता है, हम फेस करते हैं। पर मैं जीकॉम अपनी इच्छा से कर रहा हूँ, अपने दिल से कर रहा हूँ, मैं करना चाहता था इसलिए कर रहा हूँ। तो जीकॉम कहाँ पहुंची है, चल रही है नहीं चल रही है, कितनी तेजी से चल रही है, और मैं जानता हूँ मैं इसे कहाँ किस तरह से ले जा लूंगा, उसका मुझे स्ट्रेस नहीं है। इसमें ना एक थोड़ा सा ब्रॉडर एस्पेक्ट में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक तरफ जब हम देश की बात करते हैं, हम बताते हैं कि देश में जॉब नहीं है, हाँ, और दूसरी तरफ जब एज एन एंटरप्रेन्योर हम जॉब देने के लिए ढूंढना शुरू करते हैं, तब पता चलता है कि वो काबिलियत आदमी भी नहीं मिल रहा है।
तो एक तरफ तो बोलते हैं जॉब नहीं है, एक तरफ जॉब देना चाह रहे हो तो लोग नहीं मिल रहे हैं। ये क्या है? ये बहुत सिंपल है। मेरा ये मानना है काम की कमी नहीं है, काम करने की नियत की कमी है। मुझे याद है जब हम लोग पढ़ते थे और उस समय इस तरह के स्टैटिक्स थ्रो की जाती थी, तो उस समय मुझे समझ में नहीं आता था कि इंडिया का जो भी 70, 80, 85% यूथ एम्प्लॉयबल नहीं है। आज के समय में वो परसेंटेज 98 कुछ पहुंच गया है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आजकल पढ़ाई लिखाई कैसी हो रही है। आप एक पोस्ट ग्रेजुएट को हायर करो, उसे एक सिंपल सेंटेंस लिखना नहीं आ रहा है। आप उसके पास का और की आपको ठीक करवाना पड़ता है लैंग्वेज। किसान की फसल, किसान का खेत, किसान का परिवार, वो आपको डिक्टेशन देना पड़ता है और वो उसको सही नहीं लिख पा रहा है। प्रॉपर पंक्चुएशन नहीं लगा पा रहा है, कॉमा कहाँ लगना चाहिए, सेमीकोलन कहाँ लगना चाहिए। आप 2 सेंटेंस सही बोल नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं और आप जॉब की शिकायत करते हैं। क्या आपने अपने आप पे होमवर्क किया? क्या आपने मेहनत करी? क्या आपने पढ़ाई करी? मुझे समझ नहीं आ रहा है एजुकेशन को क्या हो गया है। ना माँ बाप फोकस कर रहे हैं, ना टीचर फोकस कर रहा है, ना कॉलेज फोकस कर रहा है। मैं जब इंडिया लौट के आया और ये जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो मुझे एक बड़ी ये चीज जो रिवील हुई वो बड़ी शॉकिंग थी। आई थिंक कुछ तो गवर्नमेंट के प्रोग्राम है, मुझे नहीं मालूम कौन से प्रोग्राम है, जिसमें कोई अंडर प्रिविलेज्ड या कोई कम जो भी बैकग्राउंड का बच्चा पढ़ता है तो गवर्नमेंट पूरी फी देती है। तो ऐसे बहुत सारे एजेंट बैठ गए हैं जो कहीं से दूर दराज को किसी को पकड़ के लाता रहे, उसको एडमिशन करा देते हैं। वो साल भर 2 साल कॉलेज नहीं जाता है, उसके बाद उसकी डिग्री हाथ में दे दी जाती है और वो बकायदा अपने टाइटल के सामने बताता है कि मैं MBA हूँ या BCom हूँ या MCom हूँ, जो भी है। वो बंदा कभी कॉलेज नहीं गया, एग्जाम देने 4 बार गया है, कई बार तो वो भी नहीं देना पड़ रहा है। तो ये गवर्नमेंट को ये प्रोग्राम बंद करने चाहिए कि चूंकि आप पैसे दे रहे हो तो उसने किसी को भी ढूंढ के लाया, साइन करा लिया, एजेंट को उसका कमीशन मिल गया, यूनिवर्सिटी को उसकी फी मिल गई और वो बंदा जहाँ की तहाँ है और उसको डिग्री मिल गई। वो भी अपने मतलब कि मैं तो MB क्यों, आता कुछ नहीं है। पहले मैं उस व्यक्ति से बोलता हूँ जो रोजगार की शिकायत करे कि रोजगार नहीं है, पहले क्या आपने उसको अपने आप को योग्य बनाया है? पहले आप इस सवाल का जवाब दीजिए। और दूसरा, क्या आपने ईमानदारी से अपने आसपास चारों तरफ देखा है? मैं आज भारत के युवा को चैलेंज करता हूं कि अपने चारों ओर एक बार घुमा के देखिए, 10 काम नजर आएंगे। सिर्फ जहां मर्जी खड़े हो जाइए, आप किसी चौराहे में खड़े हो जाइए, अपने घर के सामने खड़े हो जाइए, मार्केट में खड़े हो जाइए, सिर्फ एक बार गौर से 180 डिग्री और 360 डिग्री देखिए। जॉब है वहां पे, काम है वहां पे, अपॉर्चुनिटी है वहां पे। तो काम की कोई कमी नहीं है, काम करने की नियत की कमी है। और गवर्नमेंट को बहुत सारे प्रोग्राम को रिविजिट करना चाहिए। आज किसान की एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हमारे देश में फार्म मैकेनाइजेशन तो आपने तेजी से हुआ नहीं है। अब फार्म का काम 2 ही लोग कर सकते हैं, या तो मशीन कर सकती है या लेबर कर सकता है। गवर्नमेंट को अपने नागरिकों को कर्मठ बनाना चाहिए। गवर्नमेंट आलसी बना रही है, गवर्नमेंट बेकार बना रही है। गवर्नमेंट इतनी सारी फ्री की चीजें दे रही है कि आदमी जिसका कोई विजन नहीं है और जो कुछ करना नहीं चाहता, बस वो अपनी दाल चावल रोटी से खुश है, जो लेबर का काम तो करता था कम से कम, अब वो घर पे बैठ गया है। तो किसानी क्यों छोड़ रहा है? किसानी भी अच्छे से करी जाए तो प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बन सकता है। वो लेबर ही नहीं मिल रहा, वो क्या करेगा? मैकेनाइजेशन हुआ नहीं है, राइट? और मैकेनाइजेशन भी बहुत अच्छे से काम करता है जहां बड़े खेत हैं। इंडिया में लैंड होल्डिंग क्या है, 1 एकड़ 2 एकड़ 2.5 एकड़, तो इकोनॉमिकली नहीं पड़ता है मैकेनाइजेशन भी। गवर्नमेंट से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि नागरिकों को कर्मठ बनाएं, आलसी, अलाल और कामचोर ना बनाएं, फ्री का दे करके उनको मौके दो ना। जो व्यक्ति कमजोर परिस्थिति से आया है, आप उनको मौके दो, वो स्कूल में जाए, आप उसकी फी माफ करो, पर फी ऐसी भी माफ ना करो कि उसको डिग्री घर बैठ के मिल रही हो, 21 दिन कॉलेज नहीं जा रहा है, उसको 2 सेंटेंस लिखने नहीं आ रहे, जेन्युइनली नहीं है। तो मैं तो आए दिन इंटरव्यू लेता हूँ, आए दिन लोग आते हैं। मतलब काम करने की नियत का मैं आपको ये बोलूंगा कि जो मैंने 6 साल में सीखा, उसके बाद मैंने लगा यार कि बंदा आता है, अपने 15 दिन 1 महीने खराब करके चला जाता है, सैलरी तो आपको देनी पड़ती है, आपका काम कुछ होता नहीं है, ऊपर से टाइम एनर्जी बर्बाद होता है। तो मैं अब सबसे पहले मालूम क्या करता हूँ, एक इंटरव्यू तो ले लेता हूँ और उसके बाद मैं उसे GCOM का परिचय भेजता हूँ। हमारी बनी बनाई टेम्पलेट है, मैं सोच रहा था आपको भेज नहीं पाया।
जीकॉम का परिचय भेजता हूँ, बोलता हूँ भैया जीकॉम का परिचय है हिंदी में और इंग्लिश में, इसको पढ़िए। इस पूरे परिचय में ढेर सारी लिंक भी है, पढ़ के समझ लीजिए, ऐप चला के देख लीजिए, लिंक देख लीजिए, और इसके बाद आप आइएगा। आपको लगता है ये कंपनी में आपका भविष्य, तो जरूर आइएगा। मैं 10 में से 9 बोलूंगा तो गलत हो जाएगा, 50 में से 49 लोग लौट के नहीं आते। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम अच्छा कर रहे हैं, उनको उतना भी नहीं करना। जो जैसे 50 में से मान लो 45 नहीं आते, जो 5 लौट कर आते हैं, उसे मैं पूछता हूँ आप समझ गए जीकॉम क्या है, पढ़ा आपने? सर वो टाइम नहीं मिला। कौन है भैया? कहीं के कलेक्टर है, आपके पास समय नहीं है। आप जिस कंपनी में ज्वाइन करना चाह रहे हैं उसके बारे में आपने थोड़ी सी होमवर्क करने की जरूरत नहीं समझी। बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है। और जब मैंने आपको तैयार मटेरियल दिया है, अरे भाई छोटा सा है, पढ़ लीजिए इंट्रोडक्शन, 4-6 लिंक है, आप दिन भर इंस्टा चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, मेरी लिंक भी चला के देख लो, आप समझ तो लो आप कहाँ जा रहे हो, क्या काम करना है। काम तो मैं समझा देता हूँ इंटरव्यू के दौरान, इंटरेक्शन की आपको फार्मर हैंडलिंग करनी है, ये आपको इंटरेक्शन करना है, वो तो है, वो सब समझा देता हूँ। लेकिन खुद से कुछ करना फिर है। भी क्या होता है, जब आपको ज्वाइन करके छोड़कर जाता है और तो आपका समय वेस्ट होता है, राइट। तो आपने, अब मेरा तो 1-1 सेकंड कीमती है, तो मैं नहीं चाहता मेरा समय वेस्ट हो। तो मैं उनको परिचय भेजता हूँ सिर्फ इसलिए कि भैया आप वेल इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए कि आपकी और मेरी वेवलेंथ मैच हो रही नहीं हो रही है, आपकी जीकॉम की वेवलेंथ मैच हो रही नहीं हो रही है, फिर ज्वाइन करिए, तो उससे ये सब डिस्ट्रक्शन बाद वाले कम रहेंगे। अब आप उतना भी नहीं पढ़ते हो, उतना भी आप फिर कंप्लेन करने का, फिर कंप्लेन किसी को हक नहीं है। मैं किसी भी युवा को चैलेंज कर रहा हूँ भारत देश के कहीं का भी हो, कि वो कहीं भी खड़े होकर सिर्फ 360 डिग्री ध्यान से घूम कर देखे, अपॉर्चुनिटी वहीं दिख जाएगी उसको, अगर उसकी नीयत है कुछ करने की और कमाने की और बात करने की। बाकी ये गलत बात है कि काम नहीं है, बेरोजगारी, सब गलत बात है। गवर्नमेंट सारे जॉब नहीं दे सकती, अंबानी सारे जॉब नहीं दे सकते, टाटा सारे जॉब नहीं दे सकते, अदानी सारे जॉब नहीं दे सकते, जीकॉम भी सारा जॉब नहीं दे सकता। और सब कुछ हम दे देंगे तो आप क्या करोगे? सब कुछ गवर्नमेंट कर देगी तो आप क्या करोगे? हाँ, अरे भाई मनुष्य का आपको ईश्वर ने दिया है शरीर, कुछ तो उपयोगी बनाओ उसको। एक चीज इसके साथ थोड़ा सा और कनेक्टेड है, मतलब मैं अभी खत्म करना चाहूंगा, उससे पहले मैं आपसे जैसे ये जानना चाहता हूँ कि नाउडेज देयर आर भर के गवर्नमेंट स्कीम्स है, सब्सिडी स्कीम्स है, बस वो सब्सिडी स्कीम्स के बारे में उस फील्ड के 2% लोगों से ज्यादा लोग जानते नहीं है कि सब्सिडी क्या है और कहाँ उसको लिया जा सकता है। उसके लिए भी दलाल बैठ गए हैं कि जो सब्सिडी सब्सिडी दिलाते हैं। तो ये जो आउटरीच नहीं है चीजों की, जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स है जेन्युइन लोगों के लिए, इसको आप किस नजरे से देखते हैं? मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को और इसमें एफर्ट करने चाहिए, और गवर्नमेंट के पास तो सारे संसाधन हैं, सारे रिसोर्सेस हैं। गवर्नमेंट तो हर स्कीम का एक बढ़िया फ्लायर बनवा के हर पंचायत भवन में लगवा सकती है। गवर्नमेंट डिजिटाइजेशन जो कर रही है वो एक अच्छी बात है कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरिए, आपको। और गवर्नमेंट में अकाउंटेबिलिटी की सबसे ज्यादा जरूरत है। वहां पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसी के वजह से ये जो करप्शन है उसकी यही वजह है कि वहां अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर आप एक सिस्टम बना देंगे, देखिए मुझे यूएस की ये बात अच्छी लगती है, हर चीज का प्रोसेस सेट है। अगर मुझे ड्राइवर लाइसेंस जाना है तो ड्राइवर लाइसेंस की 4 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो 4 डॉक्यूमेंट लेके एक अमेरिकन भी जाएगा तो उसे भी 15 मिनट में मिल जाएगा, मैं जाऊंगा तो मुझे भी 15 मिनट में मिल जाएगा, और कोई अफ्रीकन बंदा जाएगा या ऑस्ट्रेलियन बंदा या कोई भी इमिग्रेंट जो यूएस में रह रहा है तो उसे वो उतनी ही देर में मिलेगा जितना एक अमेरिकन नागरिक को जो वही बॉर्न एंड बॉट अप है। उनका प्रोसेस सेट है कि आपको ड्राइवर लाइसेंस चाहिए तो ये 4 डॉक्यूमेंट होना, तो 4 डॉक्यूमेंट आपने दिया, आपको लाइसेंस आपके घर पे डिलीवर होता है 7वें दिन, और हाथ में वो प्रिंट करके तुरंत वाला दे देते हैं। ठीक है, तो सिस्टम और प्रोसेस होना चाहिए। गवर्नमेंट के पास पूरी ताकत है, शक्ति है, डिजिटाइजेशन इसमें मदद करेगा। और गवर्नमेंट को हर चीज का, गवर्नमेंट के पास सरकारी भवनों की कमी है क्या? बिल्कुल, तहसील भवन है, पंचायत भवन है, और स्कूल्स हैं। आप हर स्कीम का एक बढ़िया फ्लायर बनवा के उसमें की पॉइंट्स लिखवा दीजिए और वो दे दीजिए QR कोड की अन्य डिटेल जानकारी के लिए। ये वीडियो तो आप ये जितने भी सब्सिडी स्कीम्स है इसको आप मानते हैं कि ये सही है? नहीं, मैं उस पर डिसीजन नहीं दे रहा, मैं आउटरीच एफर्ट की फिलहाल बात कर रहा हूँ कि कैसे गवर्नमेंट पहुंच सकती है और कैसे ये जो मिडिल मैन वाला बिजनेस कम किया जा सकता है कि डायरेक्ट, जैसे कि जो बहुत सारी अभी रिसेंट स्कीम आई थी, गवर्नमेंट ने घर बनाया, टॉयलेट बनाई, इसमें डायरेक्ट बेनिफिट हुआ है। तो उसी तरह डायरेक्ट बेनिफिट में के टेक्नोलॉजी से या उस प्रोसेस से आप हर तरह का बेनिफिट, हर तरह की सब्सिडी पहुंचा सकते हैं। ये तो पार्ट 1 हो गया।
पार्ट 2 आप बोल रहे हैं सब्सिडी सही है कि गलत है, ये एक बहुत जनरल आंसर देना गलत हो जाएगा। फार्मर को अगर एक मशीन, फार्म मैकेनाइजेशन की मशीन खरीद करने में सब्सिडी मिलती है तो वो अच्छी बात है। वो एक एम्पावरिंग टूल है कि भाई चलो तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमने 20% दिया आपको। Yes. वो एक अच्छी बात है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि इन स्कीम्स का भी फायदा वो उठाता है जिसको उसकी जरूरत नहीं, जो ऑलरेडी सक्षम है। Very true. और जिसको जरूरत है उसको पता ही नहीं है। या कई बार तो ये होता है कि उसके नाम पे चीजें उठा ली जाती हैं और उसको बोले हाँ तुम यहाँ साइन कर दो, तुमको 5,000 रुपए दे देंगे। ट्रैक्टर के साथ होता है। हाँ? ट्रैक्टर तो इक्विपमेंट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को बहुत गंभीर प्रयास करने चाहिए कि अगर वो जेन्युइन उस 10, 20, 35 मिलियन इकोनॉमी में ट्रिलियन इकोनॉमी में जाना चाहते हैं, 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना चाहते हैं, तो विकसित की परिभाषा क्या है? अगर वो किसान आज भी लटक के सुसाइड कर रहा है और अगर वो परेशान है तो आप विकसित देश कैसे हैं? वो भी 2 टाइम का खाना अच्छे से खाए, वो भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज सके, तो उसके लिए आपको उसको एम्पावर करना पड़ेगा। तो सब्सिडी इज वन ऑफ द टूल, लेकिन वन ऑफ द सब्सिडी सिर्फ एक टूल है। आप उसको जो भी देना चाहते हैं उसको डिलीवरी का मीडियम ऐसा रखिए जो सिंपल हो, सरल हो, वो खुद उससे पहुंच सके, उसे किसी मिडिलमैन की जरूरत ना पड़े, उसे कोई बेवकूफ ना बना सके, कोई उसका साइन लेके खुद बेनिफिट लेके उसे दरकिनार ना कर सके। तो ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन में गवर्नमेंट को बहुत सुधार करने चाहिए। डिजिटाइजेशन उसमें मदद करेगा और ये बहुत सारी चीजें हुई हैं। आधार कार्ड से लिंक्ड अकाउंट हो गए, डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहे हैं, वहां करप्शन खत्म हो गया है। तो गवर्नमेंट को ये हर जगह लाना चाहिए। Thank you very, very much, Yogesh ji, for giving us so much of your time and this insightful discussions. I guess all the viewers will learn so many things about it and so many things about that entrepreneurial journey. Thank you very, very much for that. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये बताइए कि how you find out? मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कोई भी फाउंडर या कोई भी एंटरप्रेन्योर की इच्छा होती है कि कम से कम लोग समझे तो सही वो क्या करना चाह रहा है। Yes, true. जो उसकी और उसकी टीम के बीच में डिस्कनेक्ट होता है। कोई भी कंपनी या स्टार्टअप आगे बढ़ पाता है उसकी वजह भी टीम होती है, जो नहीं बढ़ पाता उसकी वजह भी टीम है। Yes. जीकॉम जहां तक पहुंच पाई है उसकी वजह भी टीम है, और जहां पहुंच सकती थी और नहीं पहुंच पाई उसकी वजह भी टीम है। सो हम सभी लाइक माइंडेड तो हो ही नहीं सकते, हर इंसान यूनिक है। तो अगर हम अपने टीम को, अपने ऑडियंस को, अपने कस्टमर को अपनी बात समझा पाए, हम कौन है, क्या कर पा रहे हैं, तो और अगर वो समझते हैं, हमसे जुड़ते हैं, इससे हमें ताकत मिलती है। Very true. तो आपने हमें उसका माध्यम दिया, उसके लिए धन्यवाद। आप को हम चाहते हैं आपका ये वीडियो जब भी आप पोस्ट करें बहुत सारे लोग देखें, लोग जीकॉम को जाने समझे हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हमें सहयोग मिलेगा, हम आगे बढ़ेंगे, सबका ही भला है उसमें। Thank you very much, Yogesh ji. Thank you very, very much. So this was the podcast with Mr. Yogesh Sahu of GCOM India, and thank you very much for watching the entire podcast. So दो sincere request है। पहला तो request ये रहेगा कि please subscribe the channel so that you can have all the updates that what we do, and secondly प्लीज मेंशन योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और आने वाले समय में आप किस टाइप के वीडियोस देखना पसंद करेंगे या किस टाइप की एंटरप्रेन्योर्स को आप चाहेंगे जिनको हम इस पॉडकास्ट के थ्रू आपके तक पहुंचाए। एंड सेकेंडली जरूर मेरे हिंदी के बारे में मुझे थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए ताकि मैं अपनी हिंदी को सुधार सकूं। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर पॉडकास्ट, एंड दिस इज ऑल, साइनिंग इट ऑफ।